पीएमडीएफसी और फैसलाबाद के इश्तराक से होने वाला ये ट्रेनिंग सेशन, जिसमें लोकल गवर्नमेंट की जानिब से और लोकल फंड ऑडिट की जानिब से हमें पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं पूरे पंजाब से। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुशामदीद कहते हैं। आज के इस सेशन का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब इरफान अमजद अली शाहीन साहब को। आप ऑफिसर हैं LFA गढ़ महाराजा से, LFA पी सियाल से। जनाब इरफान अमजद अली शाहीन साहब से गुजारिश करूंगा कि तलावत कलाम पाक करके खशियत इलाही के नज़ूल का एहतमाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। आमीन, जज़ाकल्लाह। आप थे जनाब इरफान अमजद अली शाहीन साहब। बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करेंगे जनाब गुलाम अब्बास साहब। आप ऑफिसर हैं LFA शोरकोट। जनाब गुलाम अब्बास साहिब शोरकोट से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान, कभी जो उन की गली में कयाम हो जाए,
हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। जज़ाकल्लाह। आप थे जनाब गुलाम अब्बास साहब, जो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कर रहे थे तमाम पार्टिसिपेंट्स को, जो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से और लोकल फन ऑडिट की जानिब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस ट्रेनिंग सेशन में। उनको खुश आमदीद कहते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो बेसिकली 5 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहले मॉड्यूल में हम बात कर रहे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से। फिर सेकंड मॉड्यूल इमूवेबल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीसरा मॉड्यूल हमारा होगा मूवेबल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ई बिलिंग प्रॉपर्टी एंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। और लास्ट हमारा मॉड्यूल जो कि नया ऐड किया गया है पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से इरफान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ जो मास्टर ट्रेनर हैं PMDFC की जानिब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं इन मॉड्यूल्स पर बात करने के लिए। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशली हमारे लोकल फन ऑडिट सरगोदा से जनाब अब्दुल गफ्फार सिंधु साहब, डिविजनल डायरेक्टर हैं आप सर। आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे इस सेशन का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे लिए ये खुशकिस्मती भी है और एक ऑनर की बात है। और इसी तरह पूरे पंजाब से लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी और लोकल फन ऑडिट की जानिब से भी ऑफिसर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम ऑफिसर्स को वेलकम कहते हैं। स्पेशली हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स, जो PMDFC और लोकल फन ऑडिट की जानिब से जिनको डिप्यूट किया गया है, ताकि आपके जो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से मसाइल आ रहे हैं उनको हल करने के लिए हर डिवीजन में, डिविजनल हेडक्वार्टर में हमारे जो असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो बैठेंगे और लोकल गवर्नमेंट और LFA को जो मसाइल आ रहे हैं वो हल करेंगे। आज हमें लोकल फन ऑडिट फैसलाबाद हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद बिलाल साहब। आप APO हैं LFA फैसलाबाद और PMDFC फैसलाबाद डिवीजन से। और इसी तरह जनाब मोहम्मद अवैस साहब APO साहिवाल, आपको भी वेलकम कहते हैं अपने सेशन में। इस ट्रेनिंग सेशन में अपने तमाम APO से गुजारिश करेंगे जब आप शामिल हों और दूसरे ऑफिसर्स भी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी, तो आप अपने नेम और डेजिग्नेशन के साथ इस मीटिंग में शामिल हों ताकि हमें पता हो कि हमें कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। इसी तरह जैसे ये मीटिंग के फ्रेंड्स पूरे पंजाब से ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपसे गुजारिश करेंगे जैसे ही आप हमें ज्वाइन करते हैं अपने कैमरा को ऑन रखिएगा और अपना माइक बंद रखिएगा। हर ट्रेनिंग मॉड्यूल के इख्तिताम पर आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब और उनकी टीम, आपका भी सर हम शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह कि आप इन ट्रेनिंग सेशंस को ऑन करते हुए आप रन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि अपने वो मॉड्यूल कैमरा भी है। जनाब अवैस इफ्तिखार साहब काइंडली अपना माइक बंद रखिएगा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब को, आप मास्टर ट्रेनर हैं PMDFC। सर ओवर टू यू। वेलकम वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स। भाई सबसे पहले हर दफा ये होता है कि जब भी आप हमें ज्वाइन करेंगे सबसे पहले आप LGs का नाम लिखें, फिर डेजिग्नेशन लिखें और फिर अपना नाम वगैरह लिखें, क्योंकि हमें पता चले कि इस वक्त हमारे पास कौन कौन सी LGs इस वक्त हमारे साथ ऑन बोर्ड है और कौन कौन से डेजिग्नेशन के जो पर्सन है वो इस मीटिंग का पोर्शन बन रहे हैं, हमारा हिस्सा बन रहे हैं, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत से लोगों ने तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि वो पहले MC है, फिर उनका डेजिग्नेशन है, फिर उनका नाम है। तो जो लोगों को नहीं लिखा वो काइंडली वो लिख दें। दूसरा कि अपनी जो वीडियो है काइंडली वो ऑन कर लें, ताकि क्वेश्चन आंसर करते वक्त आपको पता हो कि ये सवाल अभी इसने पूछा था, नेक्स्ट कौन सा। तो ये भी है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हमारे एक्टिव बैठे हुए हैं या उन्होंने सिर्फ हमें ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन करके सिर्फ नाम लिख के और पता लगे जी वो कहीं और गए हुए हैं, उनका लैपटॉप या कंप्यूटर चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ हमें ज्वाइनिंग किया हुआ है, म्यूट भी लगा हुआ है, स्पीकर भी ऑफ किया हुआ है। काइंडली अपनी जो वीडियो है ऑन कर लीजिएगा। तो हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो ऑलरेडी तमाम मॉड्यूल्स के ऊपर हो चुकी हुई है। एक नया मॉड्यूल मुतारफ अब करवाया है, जो मैंने कहा था हम अगले साल में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम FMS के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ट्रेंड नहीं होगा।
जो जीरो से ट्रेनिंग है वो भी हमने शुरू की हुई है, जो पहले से लेके एक एक पॉइंट को हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी हम ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे कि जो लोग वो ट्रेनिंग लेना चाहें वो भी हमें ज्वाइन करें। तो ये ट्रेनिंग्स है, इसका ये मकसद है, जो हमने ट्रेनिंग्स कर ली हुई हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको काम के दौरान कौन सी प्रॉब्लम्स या इशू आपको फेस करने पड़ रहे हैं, उन्हें रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो ट्रेनिंग का वहाँ पे इशू है वो आपको बताया जाए, इस तरह नहीं क्लिक करना। अगर वो आपने इसमें चेंज करवानी है या अपडेशन करवानी है सॉफ्टवेयर में, या मॉडिफिकेशन करवानी है, इन्हांसमेंट करवानी है, वो हमें गाइड करें, हमें बताएं। एज पर रूल जो चीज़ें इसमें बनती होंगी हम जरूर ऐड करेंगे। इससे जारी बात है, ये जब इसे चलाया था ये छोटा सा मॉड्यूल था, अब इसे देखा जाए इसमें चीज़ें डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं और बढ़ती चली जा रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हम और लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं, उनसे फायदा भी ले रहे हैं। सारी बात जो डेवलप होती है किसी की डिमांड पे डेवलप किया जाता है, उसे कोई ना कोई यूज़ कर रहा होता है कहीं ना कहीं, किसी की ना किसी बेस पे। तो सबसे पहले हम आते हैं FMS के ऊपर, और उससे भी पहले FMS में बजट के ऊपर या सेटअप के ऊपर पहले डिस्कशन करें कि सेटअप में किसी को कोई प्रॉब्लम है बैंक डालने में या चेक बुक डालने में। तो सबसे पहले इससे डिस्कस कर लेते हैं, किसी को बैंक डालने में या चेक बुक डालने में, चेक को देखने में, उसे ऑफ ऑन ऑफ करने, डिस्ट्रॉय करने में किसी को प्रॉब्लम है तो पहले वो बता दें, फिर एक एक स्टेप हम आगे चलते जाएंगे कि किसी को इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें। नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है बजट के ऊपर, बजट के ऊपर किसी को प्रॉब्लम है, लोगों को अभी तक यही नहीं पता है रिवाइज बजट कैसे डालता है। हमें कॉल करते हैं, मेरे ख्याल को 8-10 लोगों की कॉल आई, सर रिवाइज बजट की तो आपके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन ही नहीं है। वो पहले तो सॉफ्टवेयर में रिवाइज बजट था, अब आपने रिवाइज बजट ऑफ कर दिया, अगर हम रिवाइज बजट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो ये सवाल तकरीबन इस मॉड्यूल को ट्रेनिंग प्रोसेस को चलते हुए को 1.5 साल हो गया है। वो 6 माह, पिछले 6-7 माह से तो पूरे पंजाब को लेके चल रहे हैं। उससे पहले ये था कि जो लोग करना चाह रहे थे सिर्फ वही इसका पोर्शन भर रहे थे। अभी के लिए हमने पूरे पंजाब में तमाम मॉड्यूल, तमाम जो हमारे ग्रुप है उसमें हम ये लिंक को शेयर कर देते हैं। जो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी को क्यूरी हो तो मुझे डिस्कस कर सकता है। तो इसमें रिवाइज जो बजट है, मैंने पहले भी बताया था, आपने वन टाइम आपसे हम बजट लेते हैं, हर दफा हम आपसे एस्टिमेट बजट भी नहीं लेंगे। आप उसमें से जो बजट आपका एस्टिमेट भी बन चुका हुआ, दोबारा आप एस्टिमेट बनाना चाहते हैं, उसे 5 या 10% आप इंक्रीज करके दोबारा बनाना चाहते हैं, तो इसी से बना लें जो आपने पहला बजट बनाया हुआ है। रिवाइज बजट तो बनाएगा ही सिस्टम, ये आप बनाने की आपको तो अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप रिवाइज बजट आप खुद से बनाएं। उसमें जो चेंज है 10-20 हेड में आप रिवाइज बजट 0% करके आगे ले आए, या कुछ इंक्रीज करना करके आगे ले आए। जो आप उसके बाद उसमें एडिट करना चाहते हैं उसके बाद एडिट करें, 8-10 या 15 हेड मैक्सिमम। कोई भी मेरे ख्याल में बड़ी से बड़ी LG 20 से ज्यादा हेड रिवाइज बजट में चेंज नहीं करती। 20 हेड की अमाउंट आप रिवाइज कर दे, कुछ चेंज करना चाहते चेंज कर लें, लेकिन ये नहीं होगा कि पिछले हेड में जो आप यूज कर चुके हैं बजट, नए रिवाइज बजट में वो हेड ही ना रखें। ये प्रॉब्लम मुसलसल हमें आ रही थी, तो हम इसे देख रहे थे कैसे इसे करें, टेकअप करें कि इसको, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए। वो जब एस्टिमेट लोग बजट बनाते थे तो उसमें होता था 300 हेड, एग्जांपल देता हूँ 300, और जब वो रिवाइज बजट बनाते थे उसमें तो 200 हेड, 100 हेड को ही डिमोलिश कर देते थे। अब 100 हेड में जो 6 माह 8 माह हमने यूज किए हुए पैसे, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ से आएंगी। तो इसलिए हमने इसे लास्ट जो हमारा हल यही निकला कि रिवाइज बजट को सिस्टम से जनरेट करवाया जाए। इंक्रीज करना तब भी ठीक है, अगर सेम मीटर्स लेके आना तब भी ठीक है। उसमें कि नए हेड डालने, हम नए हेड डाल लें। हेड को डिमोलिश नहीं कर सकते, हेड वही डिमोलिश होगा जिसमें आपने कोई खर्च नहीं किया। आप किसी हेड में पैसे कम कर सकते हैं उस हद तक जितने आपने खर्च किए उतने आपका बैलेंस बाकी बरकरार रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने एक हेड में पार्क किया था 1 लाख रुपया, उसमें से एक्सपेंस आपने 50,000 कर लिया, अब अगली दफा कहते हैं कि मैं इसको कम करके 20,000 कर दूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। जितना आपने यूज कर लिया है 50,000 वो तो इसमें रहेगा ही रहेगा। बढ़ाना या कम करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये नहीं होगा कि जो आपने यूज किया वो भी उसमें से खत्म कर दें या हेड को वहां से खत्म कर दें। तो ऐसी ऑप्शनों को खत्म करने के लिए बजट रिवाइज में लोग सुन रहे होंगे, अभी भी थोड़ी देर बाद कॉल आ जाएगी, सर वो बजट रिवाइज नहीं आ रहा, हम डालना कहाँ से है। और ट्रेनिंग का हिस्सा भी होते हैं लोग कहते सर हमें समझ नहीं आई, आपने बताया गया था कि रिवाइज बजट कैसे डलता है। तो भाई किसी को नहीं पता आप दोबारा बता दें, मैं उसी के बजट को रिवाइज कर दूंगा, यहाँ से उसी का बजट ऑन करूंगा, कितने % पर रिवाइज करना चाहता है, ऑटो जनरेट बजट के थ्रू हम बजट को रिवाइज करेंगे। किसी भी पार्टिसिपेंट का बजट के ऊपर या बजट रीओप्रिपेशन के ऊपर या बजट ऑटो जनरेट के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। बजट से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन,
जी नेक्स्ट आ जाते हैं बजट बुकिंग के ऊपर। बजट बुकिंग है आपकी, जिसे आप प्री बुकिंग कहते हैं। आप उसमें से एक जनरल बुकिंग है जो आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं, इसमें एडीपी की बुकिंग है, इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बुकिंग है। अगर आपने एसेट डाले हुए हैं तो आप एसेट का पीयूएल और एसेट की रिपेयर के खर्चे भी आप उसे फिक्स कर सकते हैं। जो अस्सलाम वालेकुम आपकी सर। रिपोर्ट्स एक्ट का हिस्सा है वो सिस्टम खुद जनरेट करेगा, तो चाहे मशीनरी थी, चाहे आपकी व्हीकल थी, उसका पीयूएल था या रिपेयर एंड मेंटेनेंस था, फर्नीचर था, इक्विपमेंट था, कोई भी चीज थी, अगर आपने एसेट में डाली हुई है, उसका लिंक एफएमएस से है, आप उसको बुकिंग करते हुए यूज कर सकते कि आपने पीयूएल का एक खर्चा किया 10 लाख का, तो 10 लाख का कितनी गाड़ियों में पेट्रोल डाला, एक एक गाड़ी को सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। या रिपेयर है या मेंटेनेंस जो भी है, अगर आपका एसेट डला हुआ एसेट को वो आप मार्क कर सकते हैं कि इस एसेट के ऊपर इतना पीयूएल या रिपेयर का आपका एक्सपेंस आ चुके हैं। अगर आपने एसेट डाला हुआ, अगर नहीं डाला तो जारी बात वो नहीं आएंगे। अब मुझे कॉल आती है, सर हम एसेट को क्लिक करते हैं हमारा एसेट नहीं आ रहा। मैं कहा एसेट डाला नहीं सर, एसेट क्यों डालेंगे, या आपने कहा कि एसेट आएगा, आप क्लिक करेंगे एसेट आ जाएगा। कोई एसेट को जादू तो नहीं है मेरे पास कि आप एसेट को क्लिक करें आपका एसेट आ जाए। सबसे पहले आप एसेट को एसेट मॉड्यूल में डालेंगे, फिर आपका यहाँ लिंक यहाँ से खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। जिसको आप मार्क करना चाहते हैं, जिसको आप हिट करना चाहते हैं, एक्सपेंस आप कर दें। बुकिंग में एडीपी की आपकी जितनी आपने एडीपी की स्कीमें डाली हुई हैं वहाँ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप जिस स्कीम को जो आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? जी जी थैंक काइंडली म्यूट ऑन इदरीस कीजिएगा। साहब अपना माइक ओपन कर लें इदरीस साहब। सॉरी जी, वो खुद ब खुद बंद हो गया। इस दफा हम एडीपी जो लगा रहे हैं वो एडीपी न्यू स्कीम्स की तो नहीं लगा रहे, न्यू वर्क की रिपेयर का कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट है, अपग्रेडेशन है, इम्प्रूवमेंट है उस नाम से। तो जब वो बुकिंग करते हैं हम उसको, तो वो हमें जो रिपेयर का हेड है वो तो ये आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था कि इसको डेवलपमेंट में ले जाए। तो जी वो डिस्कशन हो चुकी थी लास्ट, हमारा पिछले माह में डिसाइड हुआ था कि इस माह के बजट लोगों ने कॉपी निकाल ली हुई है। इस साल फाइनेंशियल ईयर में हम उन हेड्स को नहीं छेड़ेंगे। हम रिपेयर में A13 को रखेंगे रिपेयर का हेड कंटिजेंसी में, A12 जो वर्क्स का हेड है और A9 जो परचेज का हेड है एसेट का, इसे उठा के हम डेवलपमेंट में ले जाएंगे। उसमें ये हो जाएगा एक डेवलपमेंट, एक एनुअल डेवलपमेंट A15 हेड होगा, बाकी आपका A12 और A9 है आपका एसेट परचेज। कोई भी एसेट परचेज है ये आपकी डेवलपमेंट होती है, इसे हम डेवलपमेंट का पोर्शन बना देंगे। ये मेरे ख्याल में लास्ट मंथ में हमारी हुई थी, इसमें 3-4 MOFB और LFE की तरफ से था। सर अभी आप कर देंगे तो हमारे बजट की प्रिंट निकल चुके हुए हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट कंटिजेंसी और डेवलपमेंट को सेपरेट करके प्रिंट निकाल के साइन करवा लिया गया है। तो इसको हम जून में करेंगे, जो आप कह रहे हैं ये हम जून में कर देंगे, वैकेंसी करेंगे और ये हिट हो जाएगा सारी चीजों को खुद ब खुद, लेकिन जून में, अभी नहीं करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर ये जो हम रीअप्रोप्रिएशन करते हैं, फर्ज करें कि हमारे पास फाइनेंस के किसी हेड में पैसे कम हो गए हैं, तो हम चीफ अफसर ब्रांच से ले सकते हैं या सिर्फ फाइनेंस से ही लेंगे? नहीं ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें ऑप्शन है, इस सॉफ्टवेयर में आपको है कि आप किसी भी हेड से ले सकते हैं। थैंक यू सर। आपको लॉक करेगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है जी, आगे चले। गुलाम अब्बास साहब हैं शोरकोट से, सर आपका क्या क्वेश्चन है? जी गुलाम अब्बास साहब के बाद सजाद भट्टी साहब की तरफ भी आएंगे। गुलाम अब्बास साहब अपना क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस तरह है कि लास्ट टाइम भी जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो एडीपी की जो बुकिंग है ना उस हवाले से, तो जो हमारी LF स्कीम श्योर कोड में जो MC श्योर कोड है, उन्होंने वो स्कीम डालने की कोशिश की है जो उनके अपने लॉगिन है MOINS के जो लॉगिन है जहाँ पे जी मैंने सारी एक्सेस MOF के अंदर भी दिलवा दी है। MOF भी स्कीम में डाल सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। अच्छा, I&S से भी कर सकते हैं आप, MOF से भी कर सकते हैं। लास्ट में का 2 वीक पहले बार कॉल आ रही थी कि हमारा I&S यहाँ पे है ही कोई नहीं, I&S का चार्ज भी किसी के पास नहीं, हम स्कीम में डालना चाह रहे हैं, पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैंने सारी की सारी एक्सेस MOF के अंदर डाल दी है। ये क्योंकि PIDB का मॉड्यूल था, मुझे ये 2 दिन लगे हैं इस काम के ऊपर, क्योंकि ये मैंने सेक्रेटरीट में जाके अप्रूवल लिए सेक्रेटरीट से उन्हें करवाया कि ये इसे एक्सेस दे MOF को।
क्योंकि बजट कस्टोडियन एमओएफ है, एमओएफ ने ये स्कीमें इसमें डालनी होती है, एमओएफ इसमें डाल सकता है। अगर तब भी नहीं डर रही तो मुझे बताएं एमओएफ के अकाउंट से भी। जी, तो उसमें सर एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसमें जो तहसील शोर कोड है ना, वो उसमें शो नहीं हो रही थी। बाकी जितने भी यानी जहाँ की जो तहसील हैं वो शो हो रही थी, लेकिन एडीपी तहसील की शोर बात कर कोड रहे हैं उसमें आप? शो नहीं हो। जी जी, एडीपी मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। जी जी, एडीपी की, एडीपी। ये कैसे हो सकता है? एडीपी के जब लॉगिन में आपके वो आ गया, तहसील तो आपकी आ गई, तहसील तो आनी नहीं वहां पे। जब आपके तो लॉगिन उसमें में एक तहसील आइकॉन शो शो हो नहीं गया हो तो रही, वो आपकी उसमें उसी शोर जस्ट कोड को ही आइकॉन है। यानी एडीपी स्कीम डालना है। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि एडीपी स्कीम जो है, जब आपके पास एडीपी स्कीम का एक आइकॉन आ गया, जिस तरह मेरे पास एफएमएस वगैरह के आइकॉन आते हैं, लॉगिन करता हूँ, तो वो जो आइकॉन है एडीपी का, वो शोर कोड का ही आइकॉन है। उसकी स्कीमें भी आइकॉन उसमें शोर कोड की डलेंगी, उसमें किसी और की स्कीमें नहीं डलेंगी। या आप कह रहे हैं आइकॉन आपके पास आ रहा है लेकिन वो किसी और का है? जी जी, जी, ठीक वो है। जो शोर कोड के में आइकॉन आ रहा है वो आपका नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं वो किसी और का है? नहीं जी सर, उसमें इस तरह कि जब वो एडीपी का लॉगिन जो है ना, वो जब खोलते हैं तो उसमें जिस तरह बाकी का शोर होता है ना साथ, यानी तहसील जंग है या 18 हजारी है या अहमदपुर सियाल है, वो साथ शोर कोड नहीं शो हो रहा है। अच्छा, वो कोई मसला नहीं है, खैर है वो, मतलब कि वो कोई एरर तो नहीं है, वो एक मतलब एक लेबल शेव करवाना है। ठीक है जी जी, तो ये सजाद काइंडली सर जो है ना, ये मैटर जो है ना रिजॉल्व कर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो जी जी, मैंने वो लिख लिया है। progress मैं है। ये पीआईडीपी को कह देता हूँ, ये पीआईडीपी का मॉड्यूल है, मेरी साइड पे होता तो मैं अभी करवा देता। तो मैं कर लेता हूँ कि शोर कोड के साथ वहाँ शोर कोड लिखा आ जाए रिपोर्टों के ऊपर। जब बोर्ड का प्रिंट निकाले ना, वहाँ शोर कोड आना चाहिए जी, साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं चेक भी करवा लेता हूँ जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी थैंक यू। सजाद भट्टी साहब, एलएफए तांदले वाला सजाद भट्टी साहब, अपना क्वेश्चन कीजिए काइंडली। सजाद भट्टी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अपना माइक चेक कर लें काइंडली। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं सर, अपना जब तक अपना माइक आपने तो डेजिग्नेशन करना ना। पार्टिसिपेंट से गुजारिश करेंगे कि काइंडली अपने माइक बंद कर लें। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं सेशन को, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो अपने माइक बंद रखें। जी, नेक्स्ट हम गुलाम चलते मुर्तजा हैं। साहब, हमारी प्री आपका कोई प्री क्वेश्चन है? पेमेंट गुलाम होगी मुर्तजा पोस्ट साहब है। पेमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम, गुलाम जी मुर्जा बात कर रहा हूँ एमसी चौकादम से, जी जी बताएं। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा सर, हमने ना फर्स्ट मंथ की रिकंसाइल की है, तो बैंक चार्जेस हमने डाले थे, तो वो ऑन कैश शो हो रहे हैं। बैंक चार्जेस? हाँ जी, नहीं, बैंक चार्जेस आपने बैंक चार्जेस के थ्रू डाले थे? हाँ जी, उसके थ्रू डाले हैं, लेकिन ऑन कैश हो रहे हैं। जब रिकंसाइल कर रहे हैं ना, तो 70 रुपीज थे उसके बैंक चार्जेस ना, तो ऑन कैश शो हो रहे हैं। समझा नहीं। आप कहते हैं पोस्ट और वेरीफाई नहीं हुए वो अन कैश में? समझा नहीं। नहीं, पोस्ट वैरी हुए हुए हैं सर। नहीं, फिर अन कैश कैसे हो रहे हैं? सर आप कहते हमने हो अन उसके कैश का नीचे जो बैंक AR38 में ऑन कैश शो हो रहे हैं। हाँ जी, AR38 की बात कर रहे हैं? हाँ जी यार, 38 में ऑन कैश शो हो रहे हैं सर। मैं ये पॉइंट लिख लिया है, मैं ये भी चेक करवा लेता हूँ अभी। जी, किसी और भाई को कोई और क्वेश्चन है तो कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भट्टी साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? सजाद भट्टी अर्ज कर रहे हैं आप कैसी तबीयत है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने भट्टी साहब ये जो बजट बुकिंग है, जी जी ये आज बैठकर ये जो असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है वो 2 माह पहले की डेट डाल देता है, और AR फॉर्म में वो 2 माह पहले की डेट आ जाती है। ये क्यों होता है? ये आज अगर बुक आ रहा है तो आज की डेट आनी चाहिए, पीछे क्यों डेट वो डाल सकता है? जी, इसमें बैक तो जा सकते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं आता है। आपकी कल की डेट की बुकिंग नहीं हो सकती। आपके पास कोई बिल आया था, आपके दराज में रह गया, आप बुक करना भूल गए, तब दोबारा हफ्ते बाद बंदा आता, भाई मेरी पेमेंट का आपके तो वो आपकी तो बुक नहीं हुई, तो आप उसे हफ्ते के बाद बुक कर सकते हैं। ये सिनेरियो काफी आए थे, पहले ही मैं लॉक कर दिया था। ये नहीं, काफी लेकिन सारे ये सिनेरियो तो आए हैं और दोबारा ऐसे ये में तो बैक 2 ऑन करनी माह की पड़ी। पहले की 2 माह पहले की बुकिंग हो जाती है। ये तो
होना ये चाहिए कि जिस दिन वो बुक करे ना उसे वही डेट आनी चाहिए, ये ना हो कि वो पिछली डेट डाल दे। मैंने ये तो ये हमारे लिए मसला पैदा हो गया। जी जी, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं बताऊं, मैंने नीचे करंट डेट का प्रिंट करवा दिया था, उसके ऊपर मुझे काफी सीओ की और ऑडिट ऑफिसर की कॉल आ गई, सर इसके नीचे जो करंट डेट आ रही है काइंडली से खत्म कीजिएगा। ये तो लगता है आज ही हम प्रिंट निकाल के लाए इसका। मैं कहा जारी बात आज ही निकाला है, कहते नहीं ये पिछले माह का प्रिंट है, हमारी मिस्टेक है, हमसे लेट हुआ है, तो आप हमारी मिस्टेक को आगे लेकिन सर जा रहे हैं। ये नहीं सर, ये बुकिंग डेट जो है ना उसी दिन की होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप 2 माह पहले की डेट डाल दें, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। नहीं, ये आपके बंदों ने क्या की ऑन करवाई, आपस की बात है, ये एलएफए की तरफ से आई थी, और नीचे जो डेट प्रिंट हो रही वो भी आपके बंदों ने खत्म करवाई है मुझसे। उन्होंने कहा सर ये डेट खत्म करें, ये हमें फंसवा देगी, तो गलत है। ये प्रिंट तो आज निकाला आपने। नहीं, ये तो दो चाहे प्रिंट निकाला था। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरी बात सुनिएगा। ये मर्जी क्या है भट्टी साहब, अगर प्रॉब्लम हो गया तो इसमें मसला क्या है? भट्टी साहब, ये मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो करंट डेट वाला ऑप्शन है ना, ये होना चाहिए ताकि पता चले कि ये कब किया गया है। इस तरह तो वो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा, हमारे सारे जो मंथली अकाउंट्स हम फाइनलाइज करते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर। जी मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपके बंदों ने, एलएफए के बंदों ने करवाया है। मैंने इसके ऊपर ये आप हम एलएफए वाले ही कह रहे हैं कि ये गलत है। अगर किसी ने कराया ना एलएफए का इससे गलत करवाया होगा यकीनन, लेकिन मेरी तजवीज है कि ये रहना चाहिए आपका ऑप्शन। मैंने नीचे सर मैंने ये तो करने के बाद मैंने एक काम किया था कि नीचे एक प्रिंट करवाया था आज की डेट का, उन्होंने फोन करके वो भी खत्म करवाया, काइंडली ये भी खत्म करें। नहीं, ये जो नीचे प्रिंट है ना, जो है मॉडिफाइड, जो आप फरमा रहे हैं कि जो मौजूदा प्रिंट की डेट है, मैंने वो भी प्रिंट कर दी थी, वो जरूर होनी चाहिए। बात ये भट्टी साहब, अगर एलएफए वाले आपको कहते हैं गलत काम करना है तो आप गलत काम करेंगे। नहीं, वो कहते हैं हमारी मिस्टेक है, हमसे वो बिल नहीं निकाला गया, वो हमारे पास पड़ा रहा, ठीक है हमारी मिस्टेक है, आप ये बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं हमें, ये बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम बनती है, लेकिन नीचे करंट डेट जो है ना उसका जरूर नीचे इंटीमेट होना चाहिए। नहीं सर, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आपकी जो 2-2 माह पुरानी बुकिंग है वो नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप है, जिस तरह आपने बजट को लॉक किया, मैं कैश बुक को लॉक करने जा रहा हूँ। कैश बुक एलएफए जब AR38 अपने अकाउंट सबमिट कर देता है डीडी को, जैसे ही वो थ्रू कंप्यूटर बटन प्रेस कर देगा, ये मेरे डीडी के लिए अकाउंट रेडी है और मैं भेज रहा हूँ, उसके बाद वो पोर्शन लॉक हो जाएगा। ना तो उस डेट में कोई बुकिंग होगी, ना ही उस डेट में कोई रिसीविंग होगी, ना ही कुछ चेक रिप्लेस होगा, ना ही कोई बैंक फी डाल सकेंगे, ना ही उस डेट में ओवर से रिफंड हो गए। ये 22 किस्म के वोचर है जो उसको हिट करते हैं, ये 22 किस्म के बंद हो जाएंगे। कोई भी चीज लॉक कैश बुक को अफेक्ट नहीं कर सकती, ना ही उस डेट को आप यूज कर सकते हैं। इसकी आप छोड़ दें, क्योंकि ये आपको अगले माह में दे रहा हूँ। कैश बुक लॉक में जब आपको दे रहा हूं तो कैश बुक लॉक का मतलब ही ये है कि आपने बैक को लॉक कर रहे हैं। बैकएंड को जब हम लॉक कर दिया तो ना वो रिसीट, ना पेमेंट, ना रिप्लेस, ना अदर कोई भी चीज कैश बुक को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ओ सर, ये तो कैश बुक की आप बात कर रहे हैं, हम बजट बुकिंग की बात कर रहे हैं सर। जी सारा कुछ लॉक हो गया। नहीं सर, ये तो होगा ना अगर हम मंथली अकाउंट बनाए तो, ये तो नहीं ना। बहरहाल बुकिंग करंट डेट में होनी चाहिए सर, ये आप जो है ना इस पर मेहरबानी फरमाएं। जो बुकिंग ये नहीं हो सकती कि 2 महीने पहले कर लें बैठ के अपने असिस्टेंट अकाउंट। अगर कोई 2 महीने पहले गलती से रह गया है, उसका करंट स्टेटस पर जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं तब इशू बनते हैं। बुकिंग तो जो मर्जी हो जाए ना, वो तो एलएफए का तो सिनेरियो भी नहीं है, वो तो अकाउंट्स का मसला है। जी मैं जिन्होंने करवाया था 1-2 बंदे एलएफए, उन्होंने मैंने अभी कॉल करवा के ऑन करवाना। जी मुल्तान से एलएफए ने हमें किसने ज्वाइन किया हुआ है? मुल्तान डिवीजन, एलएफए से, मुल्तान डिवीजन से, क्योंकि ये मुल्तान डिवीजन ने ही ऑन करवाया था। मैं भी उन्हें कॉल करवा के ऑन करवाने लगा हूँ ताकि वो आपके सामने आ जाए। क्यों ऑन करवाया भाई मुझसे? मैंने एक चीज लॉक की, मैंने नीचे प्रिंट करवाया ना, प्रिंट भी बंद करवाया गया था। थोड़ी मेहरबानी सर, क्यों सर पटवाना, प्रिंट बंद करो। मैं ठीक हो गया, पहले पीछे की ऑप्शन थी, लेकिन ये कि आप काम कर देते हैं उसी माह के अंदर आप उसी माह के अंदर रहते आप काम कर लें। कैश बुक लॉक के अंदर तो सारी बात बुकिंग बंद हो जानी है। इस पर जो है ना मेहरबानी फरमाएं बड़ी साहब। जी मैं एक चीज बताऊं बड़ी साहब, ये होना ये है कि जैसे ही आप कैश बुक को लॉक कर देंगे ना, वो डेट्स आनी नहीं है। अगर आपने 5 तारीख को कैश बुक को लॉक किया, की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो बजट बुकिंग की बात कर रहा हूं। जी बजट बुकिंग में नहीं होनी 4 तारीख को, 5 को आपने लॉक की है, 5 के बाद आप आगे कंटिन्यू करें। 4 की बुकिंग नहीं कर पाएंगे, डेट ही लॉक हो जाएगी। डेट्स को लॉक कर देंगे कि जो डेट आपने डाल दी है, जहां पे आपने कैश बुक को लॉक कर दी है,
कि हमारी तरफ से अकाउंट सबमिट हो गए हैं, उसके पीछे बुकिंग शुकिंग पेमेंट रिसीट हर चीज बंद, उसे आगे चले जिससे जाना है। चलिए बहरहाल आप जो है ना मतलब मेहरबानी एक माह फरमाइए का जो आपके पास AR3 पर जो है एक ना, माह का पीरियड होगा, उसमें आप रिसीट करें, उसमें पेमेंट AR3 जो करें। है ना, AR3 जो है ना वो करंट डेट में होना चाहिए। डेट जो है उस पे वो जो बैठकर जो है ना 2-3 माह पहले की डाल देते हैं, नहीं वो 3 जो माह है ना वो नहीं, पिछले मुनासिब माह नहीं। भी नहीं जा सकेंगे। आपका जो हाँ जी, करंट मंथ चल रहा है आप उसके अंदर जो मर्जी करें, पिछले हाँ माह जी, में ना बुकिंग होगी ना रिसीट होगी। मैं पहले कह रहा हूँ ये सारा कुछ बंद कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपका थ्रू जो है वो बना हुआ सिस्टम सारा कुछ। अब डिविजनल डायरेक्टर्स में हमने अपने APO हायर किए हैं, APO को ट्रेनिंग दी जा रही है, APO को आपके पास भेजा गया, उन्हें पता चले कि अकाउंट्स रिपोर्ट्स कौन सी है, LG कौन सी रिपोर्ट यूज करता है, LFA कौन सी रिपोर्ट यूज करता है। ट्रेनिंग उन्हें यकम से हम DD में भेज रहे हैं। हर डिविजनल डायरेक्टर में हमारा एक एक बंदा बैठेगा। जब वो बंदा जी हमारा जी, डिविजनल डायरेक्टर में चला गया तो उनका काम ही ये होगा कि जो पूरे डिवीजन की रिपोर्ट्स है वो 5 तक या जो डेट आपकी PD की तरफ से होगी वो डाटा कलेक्ट करके आपका चलिए डाटा वहां आप से लॉक कर दी। लॉक तो इधर सिस्टम से मेहरबानी ऑटो हो रहा है। फरमाइए जो है ना वो करंट डेट में ही चला जाए, ताकि ना ये हमारे लिए मसले पैदा हो रहे हैं। और गफार संधू साहब जो हैं उनको भी सलाम कहता हूं मैं, वो सामने नजर आ रहे हैं, और उनकी भी जो राय है वो जो है वो मोतबर है, वो डिविजनल डायरेक्टर हैं। तो मेहरबानी फरमाइए करंट डेट में चला जाए। जी ठीक हो गया। कैश बुक लॉक की तरफ जा रहे हैं तो वो जारी बात है कि हर चीज ही आपकी 2 माह गया, 1.5 माह पीछे भी नहीं जाएगी। उसी माह जो आपका चल रहा है उसमें पेमेंट और रिसीट कर पाएंगे। जो माह आपका गुजर गया जिसकी आपने अकाउंट्स भेज दिए उसमें ना कोई बुकिंग होगी, ना ही कोई रिसीट होगी, ना ही कोई बैंक चार्ज, कुछ भी नहीं होगा, ना रिफंड ना रिप्लेस उस डेट में, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अकाउंट सबमिट हो गए। अब आ जाते हैं कि हम आ जाते हैं रिसीट के ऊपर। किसी को कोई इशू है रिसीट के ऊपर, OS रिफंड के ऊपर, चेक रिप्लेस के ऊपर, चेक कैंसिल के ऊपर। चेक रिप्लेस भी है, आपकी रेड भी है, अकाउंट टू अकाउंट कैश ट्रांसफर भी है। थोड़ी इंटरफियर भट्टी साहब माजरत के साथ मुदाखलत करना चाहता हूँ। ये जो लॉक वाली आप बात कर रहे थे बड़ी अच्छी बात है, इसमें बड़ा आपकी ये बहुत अच्छी, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शन रखिएगा कि बाज औकात कोई गलती रह जाती है। तो ये हमारा सिर्फ यही बात थी, सजाद साहब यही कह रहे थे कि वो अप टू डेट जिस दिन हमने करेक्शन किया कम से कम वो इंटीमेट होनी चाहिए। नहीं वो सर तो जब ये आपने ऑप्शन जी सर आपने जब अकाउंट्स भेज दिए ना तो उसके बाद आपने करेक्शन की तो उसके बाद की है, वो डेट तो आप भेज चुके हैं अकाउंट को, सर मैं तो आपने बैंक से टैली मैं करके अर्ज यार करता हूँ 38 जब को टैली कर दिया। जी सर मैं अर्ज करता हूँ, जब अकाउंट्स हमारे पास आते हैं ना डिविजनल डायरेक्टरेट में या सूबाई डायरेक्टरेट में, वहां पर हमारा एक मॉनिटरिंग विंग है सूबाई डायरेक्टरेट में, वो इसे चेक करता है और बाद अक्सर औकात वो गलतियां पॉइंट आउट करता है। उन गलतियों को ठीक करेंगे तो वो अकाउंट ठीक होंगे ना। जी इसका तो ये हम ये करें थोड़ा सा जी ऑप्शन रखिए कि उन ठीक है। गलतियों इसका को ऑप्शन ठीक नहीं सर, इसका ऑप्शन ये है कि अगर आपने अकाउंट सबमिट कर दिए तो आपको रिफंड भी आपका DD करेगा, मैं नहीं करूंगा। DD वहां से आपको जैसे बजट लॉक है वहां से अनलॉक करे कैश बुक, आप दोबारा कैश बुक को अमेंड कर सकते हैं। अगर DD अनलॉक नहीं करेगा आपकी कैश बुक अमेंड नहीं होगी। जब DD PD को भेज देगा तो फिर DD भी लॉक खत्म हो गया। PD अनलॉक करेगा किसी डिवीजन का, डिवीजन आगे अनलॉक करेगा अपनी किसी LG का तो काम होगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। इसका लॉक सिस्टम मैं अपने पास नहीं रखना चाह रहा ताकि मुझे ना कोई कॉल आए। तो ये डिवीजन डायरेक्टर लॉक अनलॉक करेगा। डिवीजन डायरेक्टर अगर आगे PD को भेज देता है तो आगे फिर कोई गलती आ गई तो PD से रिक्वेस्ट करेगा, PD के स्टाफ से सर इस डिवीजन को अनलॉक करें, उस डिवीजन वाला फिर अनलॉक करेगा उस मुतलका LG को, फिर उस LG में चेंज होगी। क्योंकि ये मैं अपने हाथ अगर मैं लूंगा ना तो मुझसे रोज चेंज करवाएंगे लोग, ये कर दे वो कर दे। PD के पास रिपोर्ट और है, DD के पास रिपोर्ट और है, उस बंदे ने मुझसे चेंज करवा के कुछ और करवा ली। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। जो रिपोर्ट्स है हमारी तरफ से अभी भी बजट अनलॉक हम नहीं करते। मुझे कॉल आती बजट अनलॉक कर दे, मैं कहता हूँ PD आपने LFA से कहें वो बजट अनलॉक करेगा, उनको नॉलेज में हो कि बजट में कुछ चेंज आ रही है। इसी तरह आपकी जो कैश बुक है वो PD से हमारी मैं मीटिंग कर रहा हूँ नेक्स्ट आपकी PD से, वो किस दिन आपकी लॉक ऑटो कर दी जाए, वो ऑटो लॉक आपका खुद ही कैश बुक लॉक हो जाए और डाटा DD को चला जाए। DD के पास कुछ 3-4 दिन 5 दिन होती है, उसके बाद उसने PD को भेजनी होती है। उस दिन से पहले अगर वो कर देगा ठीक है, वरना डाटा खुद ब खुद शो हो जाएगा आगे PD को तो ये डाटा इनका आया था। अगर उसमें बाद में कुछ चेंज करवानी है तो आप हरारगी ऊपर से नीचे आएंगे, जिस तरह नीचे से ऊपर गए हैं इसी तरह वापस आएंगे। कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आप भट्टी पकड़े साहब कुछ मैं चेंज असल में ये डेट डाल बात दो, कर रहा डेट हूँ नहीं लेगा। भट्टी साहब मैं ये बात कर रहा हूँ कि होता ये है कि आज हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पिछले हफ्ते जो वो सीरियल नंबर और है, ठीक है ना जी, और जो हमने पेमेंट कर दी है वो पहले का सीरियल नंबर है, और बाद में वो फिर जो है ना वो
नया सीरियल नंबर जो है वो बैक डेट में लगाकर वो भेज देते हैं। नहीं, तो back ये date तो मसला है आएगी नहीं पेमेंट सर, के वही तो मैं दौरान, कह रहा हूँ। पेमेंट जब के एक दौरान माह में मसला आप बाउंड हो गए, ना हमें अकाउंट बनाने के दौरान ये मसला है, ये ना कैश बुक, हमें तो ये पेमेंट के दौरान मसला है। ये बजट मैं कह रहा हूँ बुकिंग कि जो है ये तो आपको पेमेंट के दौरान मसला पैदा होता है। मसला आएगा ही नहीं, क्योंकि आप एक माह में बाउंड हो रहे हैं। एक माह से ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हो। 20-25 दिन के अंदर जो मर्जी बुकिंग करें, जिस मर्जी की आप कहते हो 10 रसीदें रह गई थी आज डालनी है, यकम की डाल दो 10 रसीदें। लेकिन ये नहीं होगा कि वो माह अगले माह में जाके पिछला काम कर सके, ये बंद हो जाएगा। बेसिक चीजें कंप्लीट करने की ऑप्शन है उसके पास, वो करे। जी जी लेकिन ड्यूरेशन वही है जो आप बजट लॉक नहीं कर रहे, आप कैश बुक को भेज नहीं रहे, उसके दौरान जो मर्जी करता रहे। जैसे ही आपने अकाउंट्स आगे भेज दिए, सारा क्लोज हो गया, उसके बाद कोई भी पेमेंट कोई भी चीज बैक एंड पे नहीं आएगी, वो आगे डेट को करेगा, अगली डेट से आगे कंटिन्यू करे। 1 जुलाई का मेरा डॉक्यूमेंट अगर वो किसी वजह से ऑब्जेक्शन लग जाता है और वो डिले हो जाता है, 2 महीने बाद पास होता है, तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो 2 माह बाद की पेमेंट होगी, मसला ठीक तो है। तब होता है। जी जी, मैं कह रहा हूँ वो 2 माह बाद की पेमेंट होगी, वो हो सकता है, कर देंगे हम। वो हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं आप जुलाई वाला कर लें, लेकिन वो तो पहले क्या बुक हुआ ना, अगर आपका इतराज लग जाए तो वो तो हो सकती है पेमेंट ये, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज बैठ के आप जो है ना 2 माह पहले की बुकिंग करें, ये मसला है। नहीं, 2 माह पहले तो जा ही नहीं वो सकते। तो वो होना पहले भी कह नहीं दिया आप उसी माह में करंट मंथ में रहेंगे, आप बैक एंड तो भूल जाए ना। जिस दिन ये लॉक सिस्टम आपका अगले माह से ऑन कर रहे हैं, आप करंट मंथ में ही रहेंगे। आप बैक मंथ में जो आपने अकाउंट्स भिजवा दिए हैं, उसमें आप कहें ना मेरी रिसीट की एंट्री मिस होगी, रसीद मेरे पास पड़ी है, वो भी नहीं डलेगी, क्योंकि अकाउंट्स तो आप भिजवा चुके हैं। अगर आपने करना है तो ऊपर से हायरार्की को फॉलो करते हुए बैक लाएं और फिर उसमें डाटा डाल दें, फिर वो वापस लॉक करके ऊपर भेज दें, या उसे अगले माह में कर लें। क्योंकि ये जो अब नेक्स्ट सिनेरियो आ रहा है वो यही है कि कैश बुक लोग चेंज कर देते हैं, प्रिंट कुछ और निकाला होता है, 15 दिन बाद पता चलता है कैश बुक के बैलेंस ही चेंज हो गए हैं। उस सिनेरियो को रोकने के लिए कि हम कैश बुक को हर माह लॉक करेंगे, तो लॉक आप करेंगे और आगे वो आगे डीडी को जा रही है, डीडी उसे आगे पीडी को भेज रहा है, वो 2 जगह पे लॉक हो गई। तो अनलॉक करवानी है तो उसी हारकी से करवा ले, ताकि उनको पता चल जाए भी अकाउंट में कोई चेंज आई है, इतने पैसे नहीं इतने आए हैं। क्योंकि जब भी पूछा जाता है वो यही पूछते हैं कि इसके ऊपर हायरार्की क्या, किस लेवल पे ये लॉक हो रहा है डाटा। मैडम का उस दिन सवाल था कि बजट कहाँ लॉक कर रहा है, मैं कहा बजट LFOD लॉक कर रहे हैं, वो टैली करते हैं, टैली करके बजट लॉक कर देते हैं। और जो बजट लॉक है मैं 100% ठीक है, अगर वो बजट गलत है तो LFO वाला जिम्मेदार, उसने लॉक क्यों किया? जब उसने बजट की कॉपी देखी, ओपनिंग बैलेंस ये है, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा इतना है, कंटीजेंसी का इतना, डेवलपमेंट का इतना है, सिर्फ ABS फॉर्म पहला फॉर्म उसने वो पढ़ा और वो दोनों फॉर्म आपस में टैली है, लॉक कर दे। पूरा बजट व्यू करना चाहता, पूरा बजट व्यू कर ले। अगर बैलेंस टैली नहीं है तो LFO वाला बजट लॉक मत करे, ये आपके ऊपर ही आ जाए कल को बात कि एक बजट आपस में मैनुअल और कंप्यूटराइज टैली नहीं है तो लॉक क्यों किया आपने। इसी तरह कैश बुक अगर आप लॉक करेंगे तो वो डीडी है, डीडी के बाद आपका पीडी, इसमें LG नहीं आती, सिर्फ आपकी LFA वाली आएंगी पूरी हायरार्की। किसी का क्वेश्चन रिसीट के ऊपर, OSR रिफंड के ऊपर, चेक रिप्लेस के ऊपर, चेक कैंसिल के ऊपर, अकाउंट टू अकाउंट कैश ट्रांसफर के ऊपर कोई है तो बताएं, क्योंकि ये सारी चीजें इस सॉफ्टवेयर में आ चुकी हैं, चल रही हैं, लोग इसे यूज कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, कुछ लोगों ने सुनी और यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी तक इसमें ये व्यू भी नहीं देखे ये चीजें है या नहीं है। OSR रिफंड, चेक रिप्लेस, चेक कैंसिल, जब कैंसिल होता है तो 2 चीजें हैं, वो इनकम का पोर्शन, वो जून में होता है इनकम का पोर्शन, जुलाई में आप स्टेट चेक को आप इनकम का पोर्शन बढ़ा लेते हैं। चेक कैंसिल करके आप वो जो जिस साइड से बुकिंग आई उसे रिफंड कर दें, एक्सपेंडिचर में वापस रिफंड हो जाएगी, नई बुकिंग कर लेंगे उन हेड से आप। इनके ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। अगर किसी का क्वेश्चन OSR रिफंड के ऊपर या OSR के ऊपर रिसीट के ऊपर है तो वो भी कर सकता है, वरना हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाएं। रिफंड जरा बना दे, मुझे वो बन नहीं रहा। OSR रिफंड, हाँ जी जी, OSR रिफंड के लिए लाजमी है जो आप OSR रिफंड करने जा रहे हैं उसका बैंक से रिकंसाइल होना लाजमी है उस हेड में। अगर आपने बैंक से रिकंसाइल नहीं किया तो वो आपको उसकी पेमेंटें शो नहीं होंगी। नहीं, एक जरा डेमो देना प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। ठीक हो गया, एक मैं यहाँ लास्ट में कर लेता हूँ ताकि मॉड्यूल 5 है, मैं इनके ऊपर ओवरव्यू देना, मैं 12 बजे तक खत्म करना चाह रहा हूँ, 12 साढ़े 12 तक। जी नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, एसेट के ऊपर। एसेट, इमोबल एसेट, इमोबल में आपकी बिल्डिंग्स और आपकी प्रॉपर्टीज आती है, इसके ऊपर ट्रेनिंग हो चुकी हुई है। अभी तक 50 LGs ने इसके ऊपर काम किया है, 229 में से, बाकी लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया।
मेरा ख्याल में सबसे पहले मैं स्लाइड चला दूं। अब आपको जो इनका प्रेजेंट है, डिस्कशन तो एक मॉड्यूल के ऊपर होगी, ये पहले हमें स्लाइड चलानी चाहिए थी कि हमारा क्या है। तो मैं स्लाइड शुरू आने लगा हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। जी सर, ये काइंडली एक्सेस भी दीजिएगा, बार बार डिस्ट्रप्शन हो रही है म्यूट करने की। इरफान भट्टी साहब, जी आपको एक्सेस दी हुई है। बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त पहला जो हमारा सेशन है वो है हमारा बजट और कैश बुक। उसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारी जो बजट की स्टेटस है, बजट के ऊपर क्या स्टेटस है करंट हमारा। 2 to 9 हमारी एलजीज हैं, वर्किंग 208 है, 7 इन प्रोग्रेस बजट है, 14 नॉट वर्किंग, उन्होंने कोई सिंगल एंट्री भी नहीं डाली। और मैंने पहले भी कहा था वो 100 से नीचे जो बजट की डाटा एंट्री है उसे मैंने प्रोग्रेस में लिया हुआ है। और 14 एलजीज ऐसी हैं, उनकी जरूरत को सलाम के पिछले 1.5 साल से उन्होंने कोई एक सिंगल एंट्री भी नहीं डाली। मीन्स के उनके लिए कुछ बनता है, कोई तालियां छालियां बनती हैं, वो सेक्रेटरीट में उनको बुला के उनके लिए बजाई जाए। तो पिछले 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं, तो आपने अभी तक कोई एक एंट्री भी नहीं डाली। फिर आ जाते हैं हम बजट लॉक स्टेटस के ऊपर। मेट्रोपॉलिटन एक है, उसका बजट लॉक है। म्यूनिसिपल कमेटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी 11 है, 7 का बजट लॉक है, 4 का बजट अनलॉक है। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर आते हैं, हमारी 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 23 का बजट लॉक है, 12 का अनलॉक बजट अभी भी है। मीन्स के किसी वजह से अनलॉक किया या वो काम नहीं कर रहे। अनलॉक का मतलब पेमेंटें बंद हो जाती हैं, आपकी पेमेंटें बुकिंग नहीं होती, आपकी पोस्ट पेमेंट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आपको जो एज पर रूल्स, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, 3 माह तक बजट लॉक किए बगैर आप पेमेंट कर सकते हैं। पास वाई आप डेवलपमेंट की पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी ऑप्शन है कि आप हर हेड में, ईच हेड ओनली 8% यूज ईच मंथ, कि हर हेड के ऑब्जेक्ट कोड का 8% आप पर मंथ यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा यूज आपको नहीं करने देता सिस्टम बजट अनलॉक की सूरत में। अगर आप बजट अनलॉक कर लेते हैं, फिर आपको अलाउ है कि आप सारा का सारा बजट उठा के एक माह में यूज कर ले, चाहे 2 माह में कर ले। लेकिन बजट अनलॉक की सूरत में डेवलपमेंट और बाकी आपकी कंटीजेंसी की पेमेंटें बंद हो जाती है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट और यूटिलिटीज वगैरह के बिल और फ्यूल के बिल आपके ऑन रहते हैं 3 माह तक। 3 माह बाद ये सॉफ्टवेयर में खुद लगी हुई चीज हमने बैकएंड पे लगा दी हुई है। 3 माह बाद आपकी पेमेंटें वो बंद कर देगा। कोई भी बुकिंग, कोई भी पोस्ट पेमेंट, कुछ भी आपको करने ही नहीं देगा। इनकम आप डाल सकते हैं, इनकम वो ले लेगा, लेकिन एक्सपेंस आपके टोटली वो बंद कर देगा। कि 3 माह गुजर गए तब भी आपका बजट लॉक नहीं हुआ। 3 माह तक आपको 8% ईच हेड उसने एक्सेस दी, आप यूज करें। 3 माह बाद उसने वो भी बंद कर दी कि अब आपके 3 माह गुजर चुके हैं, हम आपको ये भी एक्सेस बंद है, अब इसमें 1 रुपया भी आपको यूज करने की हम अलाउ नहीं करते। सिस्टम में चीजें डली हुई हैं, सिस्टम आपको खुद ही रोकता है। तो मीन्स ये जो अनलॉक है ये काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें। ये वो 14 है जिनकी जरूरत को सलाम, कि जिन्होंने अभी तक कोई एक एंट्री डालना भी अपने ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई रॉकेट साइंस, अगर एंट्री डाल दी तो कोई एटमी ब्लास्ट ही ना हो जाए। उन्होंने कोई एक डाटा भी नहीं डाला, बाकी लोगों ने डाल दिया। ये 14 है जिन्होंने कोई समझ लें कि पता नहीं ट्रेनिंग भी अटेंड की या नहीं की, ये भी नहीं कुछ कह सकते। लेकिन ये जितने ग्रुप हैं, और मैं उधर से MOF का जो CEO का हजरात का ग्रुप है, PLJB, उसके थ्रू भी इसे मैं शेयर करता हूँ लिंक को, लेकिन इन्होंने कोई भी एंट्री नहीं की। ये 14 वो एंट्रीज हैं, 14 एलजीज हैं। जो हमने इन प्रोग्रेस 7 लिखी हैं, उनकी ये एंट्रीज आ रही हैं, ये इन प्रोग्रेस है। जिनको हमने इन प्रोग्रेस का, उनकी एंट्रीज 100 से कम है। 100 से कम बजट आपका वैसे ही नहीं होता, ज्यादा तो हो सकती, कम नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं हम LFA की तरफ। LFA पेमेंट कर रहा है, पेमेंट की साइड LFA की साइड पे आती है। उसमें से 229 से 109 वर्किंग है जिनमें पेमेंटें कर रहे हैं। उन्होंने 2 माह तक भी पेमेंटें पीछे की हुई, तो हमने उसे वर्किंग पे ले लिया है। जिन्होंने जुलाई और अगस्त की है, आगे सितंबर में आगे रुक गए हैं, वो 18 हैं। जिन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर तक आए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह मिस हैं, उनकी 18 एलजीज हैं LFA की तरफ से जिन्होंने पेमेंटें नहीं की। और 102 एलजीज को सलूट LFA की तरफ से भी, जिन्होंने LFA की बंदों ने इनमें पेमेंट डालना, पोस्ट पेमेंट या प्री पेमेंट कोई भी है, उन्होंने कहा हमने भी नहीं करनी है। LG वाले 14 है तो 102 हम भी हैं। अगर 14 वो भी काम नहीं करते, 102, क्योंकि ये वो 14 है, ये 102 है कि LFA की तरफ से 102 एलजीज ऐसी है
कि LFA के स्टाफ ने या तो उसकी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया या लॉगिन ही नहीं लिए, लेने पसंद नहीं किया, ना लॉगिन होगा ना वो कहते ना चाबी होगी ना गाड़ी चलानी पड़ेगी। उन्होंने कहा ना लॉगिन होगा ना काम करना पड़ेगा। एंड पे पूछेंगे काम क्यों नहीं किया, हमारे पास लॉगिन ही नहीं है। भाई पूरे पंजाब में लॉगिन है, लोग काम कर रहे हैं, आप एक डिवीजन में बैठे हैं, उस डिवीजन डायरेक्टर को कॉल कर लें, उस डिवीजन के किसी बंदे को कॉल कर ले भी हमारे लॉगिन की, आपको लॉगिन मिल जाएंगी। लॉगिन तकरीबन लिस्टें मैंने पिछले 1.5 साल से मुसलसल शेयर किए जा रहा हूँ ग्रुप में, ये लॉगिन है। अगर किसी बंदे के पास नहीं है, जरूरी नहीं कि मुझे कॉल करनी है, आपने ही किसी बंदे को कॉल करके वो लॉगिन की लिस्ट ले ले भी कौन कौन से लॉगिन है। 102 LFA की तरफ से कैलजीज है जिसमें कोई एक एंट्री भी नहीं है। 18 में कोई चंद एंट्री है लेकिन 102 में कोई भी एंट्री नहीं है। हम अब आ जाते हैं MOF की साइड। भट्टी साहब काइंडली प्लीज ये जो लॉगिन दोबारा शेयर कर दीजिएगा ताकि हम अपने स्टाफ को ये शेयर कर दें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएं। ठीक होगा सर, ये मैं अभी थोड़ी देर तक शेयर कर दूँ, जैसे ये खत्म होता है मैं डेमो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अब मैं आ रहा हूँ MOF की तरफ। तो सर MOF की तरफ से 77 ऐसे MOF है जिन्होंने एक एंट्री भी नहीं की इनकम की। बजट तो डाल दिया है लेकिन कैश बुक के ऊपर आके जो रिसीट साइड है उसके ऊपर 77 एलजीज ऐसी हैं जिन्होंने एक एंट्री भी नहीं की। 22 ऐसी है जो काम तो कर रही है लेकिन प्रोग्रेस इंतहाई स्लो है, जो 3 माह पीछे है, 2-3 माह की डाली 2-3 माह पीछे हैं। और 130 ऐसी है जो काम कर रही हैं और वो अपडेट है, डेली बेसिस पे काम कर रही हैं। और टोटल हमारी 229 वो आपको पहले हम बता चुके हैं। अब हम आते हैं कि हमारे डिवीजन 9 डिवीजन है। फर्स्ट नंबर पे हमारा जी फैसलाबाद डिवीजन है। आज की करंट डेट की मैं बात कर रहा हूँ। आज फैसलाबाद डिवीजन नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे हमारा मुल्तान डिवीजन है, उसमें 25 एलजीज 25 के 25 एलजीज काम कर रही हैं, इसकी 90 एलजीज 90 की 90 कर रही हैं। भावलपुर 3rd नंबर पे है, उसकी 22 एलजीज है, 15 एलजीज काम कर रही हैं, 1 एलजीज नॉट वर्किंग और 6 इन प्रोग्रेस। रावलपिंडी डिवीजन 4th नंबर पे आता है, इसमें 28 एलजीज हैं, 10 एलजीज काम कर रही हैं, 12 इन और नॉट वर्किंग और 6 इन प्रोग्रेस है। 6 जो है सरगोदा डिवीजन में 31 एलजीज है, 12 जो है वो हमारी वर्किंग कर रही है, 13 है जो काम अभी स्टार्ट ही नहीं किया और 6 जो है इन प्रोग्रेस है। तेरा गाजी खाम है 26 है, ये 6 नंबर पे, गुजरावाला 7th नंबर पे, साहिवाल 8 नंबर पे और लाहौर 9th नंबर पे। अब अगर मैं देखूं तो फैसलाबाद 9th नंबर पे था, मुल्तान पहले नंबर पे था। फैसलाबाद अगर काम करके 9th से पहले पे जा सकता है तो बाकी एलजीज भी जा सकती हैं। और उनके डिविजनल डायरेक्टर्स ने इनको थोड़ा सा कहा कि आप काम स्टार्ट करें, इनको सपोर्ट किया, इनकी हेल्प की, इनको टाइम दिया, इनकी मीटिंग्स की, इनको मतलब डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की। तो सबसे अगर मैं आज बात करूँ आज से 8 माह पहले मार्च में, तो जो फर्स्ट नंबर पे आपको नजर आ रहा है ये 9th नंबर पे था। आज से 8 माह पहले बात करूँ तो 8 माह बाद ये हुआ कि जो 9th नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ चुका है। जो दूसरे पे ये पहले पे था, इनकी थोड़ी सी एलजीज जो है तलम्बा वगैरह वो थोड़ा सा उनका काम डिले है। 1.5 माह इनकी 2 एलजीज का काम डिले है। सिर्फ 2 एलजीज के सर पे ये सेकंड आए हैं। अगर 2 एलजीज का डाटा अपडेट होता तो ये दोनों ही फर्स्ट नंबर पे होती, अप टू डेट डाटा होता। तो ये हमारी जो है 9 डिवीजनों की है कि डिवीजन की पोजीशन है, किस डिवीजन की क्या पोजीशन है। तो मैं कांग्रेचुलेशन फैसलाबाद डिवीजन के, उन्होंने काम किया और उसे कंटिन्यू किया, तो वो मुबारकबाद के हकदार है। मैं भी उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा और तमाम जो हमारा स्टाफ है उसकी तरफ से भी कि उन्होंने काम किया और कंटिन्यू रखा। एक होता है काम करना, करके एकदम में करके किया, दिन रात लगाया और फर्स्ट पोजीशन ली और बात खत्म। उन्होंने उसे उस कंटिन्यूस को बाहर रखा, पोजीशन को बाहर रखा और उसे कंटिन्यू किया कि हम काम कर रहे हैं और उनकी एलजीज भी काम कर रही है। बिल्कुल जी, इरफान अहमद भट्टी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का, अप्रिसिएशन का, और शुक्रिया अदा करेंगे अपने LFA के ऑफिसर्स का और LG के ऑफिसर्स का, पूरे फैसलाबाद डिवीजन से जिन्होंने दिन रात इसमें कोशिशें और काविशें की। और फैसलाबाद की जो पहले नंबर पर आने की स्टोरी है सर, उसमें आप उसके ऐनी शाहिद भी हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हमारे ऑफिसर्स को और LG के ऑफिसर्स को। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इसके पीछे जो नुस्खा कीमिया है वो ये है कि हम डेली बेसिस पर अपडेट लेते थे, दिन में 2-2 दफ़ा अपडेट लेते थे, लोकल फंड ऑडिट से भी और लोकल गवर्नमेंट से भी, और ऑन बोर्ड रखते थे। डेली बेसिस पर हमारी मीटिंग्स होती थी जूम के तहत, जिस तरह अब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसी तरह
लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी और हमारे LFA के ऑफिसर फैसलाबाद डिवीजन के, वो डेली बेसिस पर ये मीटिंग्स अटेंड करते थे और अपनी प्रोग्रेस शेयर करते थे। ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे, एक दिन में 2 दफा या 3 दफा हम ये हडल अपनी ये डिस्कशन करते थे और उसकी बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अचीव करने के काबिल हुए हैं। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुख्तलिफ पूरे प्रोविंस से हमारे साथ हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा कीमिया भी है हम शेयर करने के लिए। और फैसलाबाद डिवीजन ने जिस तरह के अपने ऑफिसर्स को मास्टर ट्रेनर डिक्लेयर किया है, आप पूरे पंजाब में बैठकर उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनके नंबर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। आपका कोई प्रॉब्लम हो इरफान भट्टी साहब की तरफ जाने से कबल एक दफा जरूर अपने जो LFA ऑफिसर हैं फैसलाबाद डिवीजन के, उनको टच करें, इंशाल्लाह आपके मसाइल आपकी दहलीज पर हल करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ओवर टू यू इरफान भट्टी साहब। वेलकम। इन्होंने सर मेहनत की, जारी बात है कि कोई भी चीज है, कोई भी जो फर्स्ट पोजीशन लेता है या उस स्टडी में है तो उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत होती है। ये नहीं हुआ एक बंदे ने सारा साल स्टडी ना की हो तो वो फर्स्ट पोजीशन ले ले, वो जारी बात उसका पास ही हो जाना बड़ी बात होगी कि उसने तैयारी नहीं की। इसी तरह अगर पूरे पंजाब से आज फैसलाबाद डिवीजन नंबर 1 पे है तो इन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, इन्होंने स्ट्रगल की, ना कि सिर्फ LFA LG ने भी साथ की, क्योंकि अगर एक साइड काम करती एक साइड ना करती तो ये कभी भी अपडेट ना होते। तो दोनों साइडों को लेके चलना और काम करना बड़ी अच्छी बात है। इससे ये फायदा हुआ सबसे बेहतरीन कि जो शिकायत थी ना MOF और LFA की तरफ से, वो हमें डाटा नहीं देते, वो हमें डाटा नहीं देते, वो हमारे साथ नहीं तावन करते, वो हमारे साथ तावन नहीं करते। जब ये दोनों एक टेबल पे बैठे तो उसका ये हुआ कि एक तो काम की स्पीड अच्छी हो गई और दोनों को जारी बात है कि काम दोनों का मिलके था, जो उनके इख्तलाफात थे वो सारे खत्म हो गए कि भाई हम दोनों का काम एक है, एक टेबल पे बैठे हैं, उसी चीज को कर रहे हैं। जारी बात आपको जो पे दी जा रही है मंथली, वो इस काम की दी जा रही है जो आप हमारी ड्यूटीज हैं। तो ये जारी बात, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप आपस में बैठेंगे ये होती है कि आपके मसाइल होते हैं, वो मसाइल होते नहीं है, वो बना दिए जाते हैं। आपकी जब दूरी होती है कि टेबल पर नहीं बैठते तो आपके अंदर वो अफवाहें, वो चीजें जन्म ले लेती है, यार वो हमारा काम नहीं करता, वो हमारा नहीं करता। जब एक टेबल पे 2-4 दिन बैठते हैं तो पता चलता है कि किस्सा तो कुछ और ही है, जो चीजें हम समझ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जहाँ LFA और LG का स्टाफ है वो मिलके काम करें, क्योंकि अगर आप मिलके काम नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपडेट नहीं हो सकते इस चीज़ में, क्योंकि दोनों को मिलकर चलेंगे तो ये FMS चलेगा, अदरवाइज तो FMS ही नहीं चलेगा। तो पेमेंट सारी LFA के पास है, बजट और बुकिंग वगैरह MC के पास है। अब हम आ जाते हैं ई बिलिंग, वाटर प्रॉपर्टी बिलिंग के ऊपर। उसमें से कुछ 17 हैं हमारे जो हमारी प्रॉपर्टी की बिलिंग कर रहे हैं और बाकी LGs ने अभी तक प्रॉपर्टी की बिलिंग स्टार्ट नहीं की। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टी को अपडेट करें, वो भी अपडेट स्टेटस भी दिखा देते हैं। वाटर की बिलिंग के लिए 20 लोग हमारी हैं जो वाटर की बिलिंग कर रहे हैं, वो 20 LGs के नाम भी आपको शो हो रहे हैं, उनके वाटर कनेक्शन, डेट, उनकी रुपीज़ वगैरह, पेड बिल, अनपेड हर चीज़ आ रही है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो इमूवेबल पे जो काम कर रहे हैं तो लोग वो कितने हैं, मूवेबल के कितने हैं, ई बिलिंग के ऊपर, ई प्रॉपर्टी के ऊपर। इमूवेबल के ऊपर 32 लोग काम कर रहे हैं और हमारे को 50 के करीब हमारे मूवेबल को कह लें कि 50-50 दोनों LGs काम कर रही हैं। जो मूवेबल वो है, इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। मूवेबल जिस तरह डाटा एंट्री होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। जो काम कर रहे हैं उन्होंने कंप्लीट, किसी का भी मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पंजाब में मूवेबल या इमूवेबल तो हो सकता मे भी, क्योंकि हमारी टीम में गई थी, हमारी टीमों ने डाटा डाला, उसका जो अपडेशन हुई वो आप लोगों ने खुद करनी थी LGs ने। ये MOR की जिम्मेदारी थी कि इसे अपडेट रखे। अगर कोई डिमोलिश दिखानी हुई या नई कोई डेवलपमेंट हुई है तो उसे अपडेट करना चाहिए था, वहाँ की तस्वीरें खींच के यहाँ अपडेट करते लगाते, उसे कंटिन्यू करते। मैक्सिमम डाटा अवेलेबल है, अभी मैं मॉड्यूल भी खोलूंगा इमूवेबल का डाटा, क्योंकि ये 2016 में हमारा एक प्रोजेक्ट आया था, उसे 2019 में हमने अपडेट भी किया, दोबारा भी चलाया, दोबारा डाटा लिया, सारा कुछ किया, लेकिन अभी भी डाटा इसमें मिस है, क्योंकि 19 और ये 22 चल रहा है। इसके दौरान कुछ दुकानें डिमोलिश भी हुई हैं, कुछ प्लाजे नए भी बने हैं, कुछ प्रॉपर्टी आई है, कुछ खत्म भी हुई है। तो डाटा सारा अपडेट होना चाहिए था, उनके एरिया, उनके रेंट, उनकी हर चीज़ चेंज हुई है। तो अगर कोई जो 20 LGs या 17 LGs बिलिंग कर रही है तो मीन्स उन्होंने प्रॉपर्टी का डाटा अपना अपडेट कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बाकी, क्योंकि इसमें से 229 में से 228 LGs हैं जिनके पास डाटा है, प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल हो या अपनी हो, प्रॉपर्टीज हैं। एक ऐसी है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, 18,000 LGs ऐसी LG है 229 LGs में जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ तक कि ऑफिस भी अपना नहीं है। मूवेबल में लोगों ने काम तो शुरू किया लेकिन इसमें किसी भी LG में कंप्लीट नहीं किया। किसने कुछ 4 व्हीकल्स डाल दी, किसने 4 मोटरें डाल दी, किसने 4 टेलीफोन डाल दिए,
डाटा अपडेट का मतलब ये होता है कि मेरा फुल फ्लैश डाटा अपडेट है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरी मिस। अगर मेरे पास ऑफिस में प्रिंटर है, मैं एक क्लिक करूँ तो मैं बता दूं कि मेरे ऑफिस में इतने प्रिंटर पड़े हुए हैं। तो ई बिलिंग वाटर शॉप के ऊपर है, ये हमारे टोटल मॉड्यूल थे। इसके बाद हम पेंशन के ऊपर आएंगे। अभी ई मोबाइल के ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो वो करेंगे, तो फिर हम आगे चलते हैं। ई मोबाइल के ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो बता दीजिए। ई मोबाइल प्रॉपर्टीज के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, ताकि नेक्स्ट में अगले नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। कोई क्वेश्चन नहीं ई मोबाइल के ऊपर, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि MOR ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना डाटा को वेरीफाई करवाएं, उसके रजिस्टर वेरीफाई करें कि डाटा आपका अपडेट है या नहीं। अगर आपका डाटा अपडेट नहीं है, काइंडली उसे अपडेट करवाएं, आपके पास कोई क्लर्क मौजूद होगा। अगर कोई शॉप नहीं बनी है तो उसके जियो कैम है, डाउनलोड करके उसकी तस्वीर खींची जाए, उसके पास जाके उसके लैट लॉन्ग आ जाते हैं, उसके लैट लॉन्ग लगा के उसकी तस्वीर अटैच कर दें। वो आपकी खुद ब खुद जो आपकी वहाँ पे मैप है, मैप के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, इसकी लैट लॉन्ग ये है, ये इसकी पोजीशन है, यहाँ पे ये कॉल करती है। क्योंकि सेक्रेटरी साहब जो चेंज हो गया, उनसे लास्ट जब मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ लैट लॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे बाउंड्रीज चाहिए कि ये जो प्लाट है या ऑफिस है इसकी बाउंड्रीज किस तरह है, ये सीधा सीधा चौरस है, लेंथ वाइज है, विड्थ वाइज है या स्टार वाइज है, कैसे है। तो हमने वो भी ऑप्शन इसमें डाल दी हुई है कि अगर आप इसकी बाउंड्रीज डालना चाहें आप इसकी बाउंड्रीज लगा सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, वहाँ क्लिक करें, आपके पास वहाँ बाउंड्रीज आ जाती है, आप बाउंड्रीज को टिक टिक करते जाएं। आप 5-6 डॉट भी लगाएंगे तो वो 5-6 आपकी लैट लॉन्ग सेव कर लेगा। ये ऑप्शन मैंने पिछले जुलाई से दी हुई है, लेकिन अभी तक पूरे पंजाब में किसी ने भी बाउंड्रीज नहीं लगाई। और GIS ऑफिसर भी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, उन्हें मैं कहूँगा कम से कम जो प्रॉपर्टीज है इनके बंदे आपके पास बैठे हुए हैं, स्क्वायर फुट आ रहा है, मैप के थ्रू आपकी बाउंड्रीज नजर आ रही है कि ये शॉप है, इसकी ये बाउंड्री है, ये प्लाट इसकी ये बाउंड्री है, तो वो उसे लगा सकते हैं, बाउंड्रीज को ड्रा कर सकते हैं, बाउंड्री ड्रा करने की ऑप्शन मौजूद है। नहीं तो कम से कम लैट लॉन्ग लगा के प्रॉपर्टी को अपडेट तो कर दें कि इसका प्रॉपर्टीज हमारी अपडेट है। कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं मूवेबल के ऊपर, अब मूवेबल के ऊपर आ जाए। मूवेबल मैं पहले कह चुका हूँ, किसी ने भी अब तक अपडेट नहीं की, किसी ने थोड़ी बहुत अपडेट की है, बाकी अभी तक अपडेट नहीं है। कंप्लीट डाटा किसी भी LGs का नहीं है जिसे ये कह लें कि ये मूवेबल का डाटा कंप्लीट है, काइंडली उसे कंप्लीट करें। ये अगर देखा जाए वो MOR और INS की जिम्मेदारी है, क्योंकि MOR और INS दोनों उस कमेटी का हिस्सा भी होते हैं जहाँ से ये परचेज हो रही होती सारी चीज़ें, और रजिस्टर भी इन्हीं दोनों लोगों के पास होते हैं, प्रॉपर्टी और एसेट के। लेकिन ज़्यादा यूज़ की चीज़ें INS के पास होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर मशीनरी सारी उसके पास होती है। और स्टाफ भी अगर देखा जाए कि एक साइड पे पूरी LG का स्टाफ और एक साइड पे सिर्फ MOI का स्टाफ, INS का, तो एक साइड पे INS का जो स्टाफ वो ज़्यादा होगा। बाकी तमाम LGs MOR, MOF, CO, MOP सब मिला लिए जाए और I और S को सेपरेट कर दिया जाए। इनके पास स्टाफ भी ज़्यादा है, इनके पास मशीनरी भी है, उनका काम ही जारी बात है कि फैसिलिटेट करना लोगों को, उनसे डायरेक्ट लिंक है। मशीनरी है, सॉलिड वेस्ट है, ड्रेनेज है, फिर स्ट्रीट लाइट है, सारी की सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो INS देख रहा होता है। तो अगर INS के पास कोई एक्सपर्ट है तो उसके थ्रू ये डाटा एंट्री करवा ली जाए, अगर नहीं तो MOR के पास कोई एक्सपर्ट है उसे बैठा के रजिस्टर दे के इसकी एंट्री करवा ली जाए। जी अब हम मूव करते हैं पेंशन की तरफ। जी पेंशन के ऊपर मैं कुछ चीज़ें, पेंशन के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिज़ाइन की, मैंने देखी, मैंने मीटिंग्स की और मैंने वो डेवलप करवा दी, क्योंकि अब हम इसको नेक्स्ट वीक में मैं इसकी ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, इसे चलाने जा रहे हैं। तो इससे सबसे पहले जो मैं रन करने जा रहा हूँ वो है PLGB बोर्ड में को 1400 पेंशनर है जो LGS का स्टाफ है, उसकी पेंशन थ्रू, इस पेंशन के थ्रू चला दी जाए। वो 8500 MCL का स्टाफ है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का, जो मैं चाहता हूँ क्योंकि इसकी 2 कैश बुक है, एक LGS कैश बुक, एक LCS कैश बुक है। ये 2 जगह पे जब मैं ये पेंशन मॉड्यूल को रन करूंगा कि दोनों बड़ी जगह है, तो LGS की तो पेंशन रन ही बोर्ड में होनी है, कि वो बोर्ड के एम्प्लॉई हैं PLGB बोर्ड के। LCS की जो कैश बुक है वो हर LGs में रन होनी है, हर LGs का वहाँ पे उनकी अपनी कैश बुक है, पेंशन कैश बुक।
वो उसमें से डाटा उठाएंगे, इसमें डाल देंगे। इसकी एक्सेस तमाम MOF और CO को हम दे देंगे, बल्कि दे दी हुई है, इसको नहीं मिली तो आज दे देते हैं। इसे चलाएं, इसे देखें, क्योंकि अभी तक जो हर्डल आ रही है वो ये है कि एक सुपरवाइजर रिटायर हुआ, एक मैं कहता हूँ सफाई वाला बेलदार रिटायर हुआ, वो अपने सुपरवाइजर को एप्लीकेशन देता है, सुपरवाइजर अपने हेड सुपरवाइजर को देता है, हेड सुपरवाइजर अपने IES को या INS है उसे एप्लीकेशन देता है, INS उसको आगे एप्लीकेशन देता है CO को, CO आगे मार्क करता है फाइनेंस को, फाइनेंस आगे अपनी ब्रांच पेंशन को। पेंशन में जब पहुंचती है पता लगता है डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है। जब रिजेक्शन लगता है तो पता चलता है 2.5-3 माह गुजर चुके हुए हैं और इस प्रोसेस में कि डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है। तो ये मैं 2-3 मीटिंगें कर चुका हूँ इसके ऊपर, बड़े लेवल पे, सेक्रेटरीट लेवल पे, कि इसकी जो हायरार्की वो चेंज की जाए, ना कि इस प्रोसेस को जो अभी चल रहा है इसको फॉलो किया जाए कि एक बेलदार है वो अपने सुपरवाइजर को दे, सुपरवाइजर अपने हेड सुपरवाइजर को दे, हेड जो अपने ऊपर हेड INS उसे दे, IS मार्क करे CO को, CO मार्क करे MOF को, MOF मार्क करे पेंशन डायरेक्टर या पेंशन ब्रांच को। वहां जाके पता चलता है जी आपके तो कागज ही मिस हैं, या आपकी ये थंब नहीं लगे हुए, या ये चीज मिस है। ये जो प्रोसेस का 1.5-2 माह 2.5 माह, इसमें कई दफा INS मिलता नहीं, 3-3 माह डिले हो जाता है। केस को डिले नहीं होना चाहिए। एक बंदा रिटायर हुआ, अपनी उसने सर्विसेज आपको प्रोवाइड की, उसने 20 साल 25 साल इस अदारे को दिए, एंड पे जाके पता चलता है 6 माह हो गए से पेंशन नहीं मिली। तो हमारी जो हम चाहते हैं कि जब पेंशन केस आए तो वो पहले माह में, उम्मीद है कि जो हम सिस्टम चाह रहे हो पहले माह में पेंशन लग जानी चाहिए, अगर उसने NOC प्रोवाइड कर दिए तो। अगर NOC या क्योंकि LGS का स्टाफ है, एक LG से दूसरी LG में तो कम ही जाता है, लेकिन एज पर अप्रूवल एक LG से दूसरी LG में ट्रांसफर हो सकता है। अगर हो भी जाए तो हमारी फिर भी ट्राई है कि वो 1 माह के अंदर अंदर उसका केस कंप्लीट हो, उसकी अगर कंप्यूटर करवाई है उसको उसकी ग्रेजुटी दी जाए, उसकी जो पेंशन बनती है उसको दी जाए, ना कि 6 माह 5 माह से लटका दिया जाए जी आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपका प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को, क्योंकि सेक्रेटरी साहब खुद कह रहे थे कि मैं यहाँ दिखना चाहूंगा कि हर्डल किस चीज कहाँ पे आती है, कौन बंदा है जिसकी इसको डिले करता है। और मैं कहता डिले क्या करता है, पता चलता है 2.5-3 माह बाद पेंशन के कागज ही पूरे नहीं है, उसे इतला मिलती है, फिर वो आता है, तो 2.5-3 माह तो आपके जाया हो गए। हम तो चाहेंगे कि पहले माह डॉक्यूमेंट, मेरा जहां तक था जो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था, वो सीधा पेंशन ब्रांच में आए। पेंशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है, मैंने सिस्टम पे लोड की हुई है, जिसके पास एक्सेस है वो देख सकता है। वो लिस्ट उसे प्रोवाइड कर दी जाए। जब 6 माह पहले उसे रिटायरमेंट का नोटिस दे दिया जाता है कि इस डेट को आपको रिटायरमेंट है, उसी वक्त उसका एक प्रिंट निकाल के जो आपकी चीजें हैं जो पेंशन की उसे साथ दे दी जाए, ताकि वो 6 माह में एक एक करके 2-2 करके 6 माह से पहले वो अपनी कंप्लीट कर दे। जैसे ही वो रिटायर हो, उसकी चीजें पूरी हो, उसकी पेंशन पता हो कितनी लगनी है। सिस्टम में ऑटो कैलकुलेटर है, कोई कैलकुलेट कंप्यूटर से नहीं करेगा, इसमें किसी के बंदे का कोई पर्सन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चेक बॉक्स क्लिक करना भूल जाए, वो यूजर के ऊपर आ रहा है, तो वही उसने क्यों चेक क्लिक नहीं किया चेक बॉक्स। वो मेडिकल का चेक बॉक्स भूल जाएगा, जारी बात पैसे शामिल नहीं होंगे। वो आपका कोई ऐसी चीज जो चेक बुक क्लिक करना तो वो भूल जाए तो पैसे पूरे नहीं होंगे, पैसे कम हो जाएंगे। ये तो हो सकता है, लेकिन चाहे इसमें जो जब से मतलब ये पेंशनर आए 1970 से लेके करंट तक इसमें फार्मूले लगा दिए गए हैं, लिस्टें अवेलेबल है, जस्ट चेक बॉक्स पे क्लिक होता है, उसके अंदर फार्मूला पड़ा हुआ है, उसकी जो करंट जब रिटायर हुआ, उसकी बेसिक सैलरी, उसकी सर्विस लेंथ। मेरा एक सवाल है LFA से, काइंडली अगर क्लियर कर दें, जो सर्विस लेंथ है ये 30 से ऊपर जा सकती है कैलकुलेटर में, या कि 30 पे ही कैलकुलेट करना। अगर एक बंदे की 32 ईयर सर्विस है तो आप उसे 32 का कैलकुलेटर यूज करते हैं, या बेसिक पे लेके उसकी सर्विस लेंथ को 30 पे लॉक कर देते हैं? जी 30 पे लॉक कर देते हैं, 30 पे लॉक कर हो देते सकता हैं। है। जी, मैंने भी यही किया। मैंने उसे, अगर उसकी 35 ईयर है ना, 35 ईयर सर्विस है, चेक उसे डिस्प्ले 35 दे रहा है, लेकिन जो कैलकुलेटर है मेरा यूज किया हुआ है उसमें उसे मैंने रिवर्स किया और 30 पे ला के 30 पे कैलकुलेट करवा दिया। सर एक दो मेरे और क्वेश्चन है, जो आपका टेबल मार्क का जब आप कंप्यूटर करवाते हैं आप ग्रेजुएटी लेने के लिए, जो वहाँ पे फार्मूले हैं फिक्स किए हुए हैं, वो फार्मूला जो टेबल है, मेरे पास एक टेबल है, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। वो 60 से अगर एक्सटेंशन लेता है 61 पे जाता है तो उसे 61 वाला फार्मूला लगाना है, या तब भी 60 वाला लगाना है। अगर 60 और 59 में रिटायरमेंट ले रहा है तो जो फार्मूला वो 60 का लगेगा, या कौन सा फार्मूला आना है। मेरे एक दो फार्मूलों के ऊपर था, तो मुझे ये था कि बड़े पैनल पे बैठेंगे वहाँ ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि जारी बात है मैं एक नई चीज़ बनाने जा रहा हूँ, काफ़ी हद तक मैंने इसके ऊपर काम किया, चीज़ भी डिज़ाइन होगी। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी मैं कंफर्म करके कह रहा था, कंफर्म करूँ तब इसे मैं लॉन्च करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी भट्टी साहब, अगर वो 59 वाला फार्मूला आप कह रहे हैं, अगर उसका एक दिन भी सर्विस का जो है वो 59 ईयर से एक दिन भी ऊपर चला जाता है तो वो 60 का फार्मूला लगेगा। तो 60 का ही लगेगा, 61 का तो लगेगा ही नहीं। 61 में ये वैसे होता है कि एक साल की आप एक्सटेंशन ले लें? ये अगर एक्सटेंशन हो जाए तो फिर वो संधू साहब बैठे हैं डिविजनल डायरेक्टर, वो इस पर कोई राय दे दें तो। क्योंकि एलजीज में ये हुआ, मैंने देखा है कि वो एक्सटेंशन ले लेते एक साल की, वो एक साल के बाद वो एक्सटेंशन ली, वो 61 का फार्मूला आएगा या 60 का जाएगा? जी जी सर। सर प्लीज प्लीज, कहाँ पे एक्सटेंशन? हमें तो मेरे इलम में नहीं पे कोई एक्सटेंशन देता है। 60 ईयर पे सुपरएनुएशन हो जाती है और उससे रिटायर ही होना पड़ता है। एक्सटेंशन के लिए तो गवर्नमेंट जो है, ऐसे काफी लोग हैं जो एक साल की ले लेते हैं, क्या वो सर हमारे नोटिस में नहीं है कहीं, प्लीज हमारे नोटिस में कहीं भी नहीं है, कहीं एलजी में किसी ने एक दिन में किसी ने एक्सटेंशन दी हो या किसी ने ली हो। सर पूरे पंजाब में मेरे 40 साल मेरी सर्विस है, मेरे नोटिस में नहीं आया कभी। चले अच्छा हो सर, सकता है कहीं हो, लेकिन मेरे एक मेरा दूसरा सवाल है कि एक बंदा एलसीएस का था, एलसीएस में एक एलजीएस में काम कर रहा था, जैसे मैं कहता हूँ वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में काम कर रहा था, उसे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में भेज दिया गया, लेकिन वो एलसीएस स्टाफ है, एलजीएस नहीं है। उसने कोई 12 साल सर्विस वहां की है, कोई 18 साल सर्विस उसने वहां की है। जब वो रिटायर हुआ तो उसको जो पेंशन है कंट्रीब्यूशन का हिस्सा जो 12 साल जहाँ करके आया वो उसे कैसे देंगे? उसकी जो जारी बात है जो उसकी कटे पैसे वो देंगे, या उसका उस वक्त जो पोर्शन पेंशन का बढ़ रहा है जो कंप्यूटेड हुआ उसका इतने लाख बन गया, पेंशन इतनी है, उसका पोर्शन शेयर करेंगे? जी वो फर्ज करें कि आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद में वो रिटायर होया और 12 साल उसने सर्विस की है कारपोरेशन में, तो वो कारपोरेशन से जितना भी उसका पेंशन का हिस्सा बनता है वो बकायदा तौर पर जो कैलकुलेट किया जाएगा और वहां से ले लिया जाएगा और वो जो है वो शिफ्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। जी वो ठीक है सर, मैं पूछना चाह रहा था जो डिडक्शन की वो या जो उसका पोर्शन रिटायरमेंट के वक्त बनता है वो? नहीं, रिटायरमेंट के वक्त जो उसका बनता है ना जी, वो लाखों में 60 लाख मंथली फार्मूला के तहत वो उसको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद वो शिफ्ट कर देंगे सारा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, तो फिर वहां से वो रिटायर हो जाएगा। सर वो 2 माह शिफ्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे? उसकी बंदे की पेंशन 2 माह रोके रखेंगे या जो आपका पोर्शन बनता है जब तक हिस्सा नहीं आएगा, जब तक वो उसका हिस्सा नहीं आएगा उस वक्त तक पेमेंट तो नहीं ना हो सकती जनाब। नहीं, मेरी एक लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें भी सारे सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा जी जिस एलजी में रिटायर हुआ है वो एलजी ऐसा करेगी कि जो उसका पोर्शन है कंप्यूटर किया हुआ ग्रेजुएटी वो पे कर दे और उसकी पेंशन 70,000 बनती, इनकी तरफ वो 40,000 है, वो 40,000 स्टार्ट कर दे, और जो ग्रेजुएटी बनती थी वो 60 लाख थी, 30 लाख इनकी तरफ 30 लाख दे रहे और 35,000 पेंशन स्टार्ट कर दे। 35,000 पेंशन ब्लॉक हो गई है और 30 लाख और जो ग्रेजुएटी रुक गई है वो जब तक शेयर नहीं आएगा तब तक, जब से शेयर आएगा वो पे कर दी जाएगी। ऐसा को केस गुलफराज साहब बैठे हैं, गुलफराज साहब जो है ना वो इस पर को कमेंट कर दें। गुलफराज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर को कमेंट करें। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुलफराज अहमद मिनहास जी, सीनियर जी। ये इसमें देखें 2 पोर्शन ही होंगे। एक पोर्शन जो है वो बनेगा जिसमें वो करंटली सर्विस कर रहा था जहाँ से वो रिटायर हो रहा है, एक पिछली जहाँ पे उसने सर्विस रेंडर की हुई है पहले, तो दोनों हिस्से जो है वो अलग-अलग बन जाएंगे। उसके पेंशन के तो नहीं, कम्यूटेशन के आप कह लें उसका बन जाएगा, तो जिसमें वो रिटायर हुआ है जहाँ से उसका जो पोर्शन बनता है वो उसको पे कर दिया जाएगा। जो उसकी पेंशन बन गई है जितना हिस्सा उसका उस एमसी का है वो भी उसको पे कर दिया जाएगा। जैसे ही वहां से दूसरी एमसी से वो डीसी से या एमसी से जो है वो ट्रांसफर होके आया था उसका हिस्सा उसको ट्रांसफर होएगा, तो वो फिर उसको फुल पेंशन जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी और उसको बाकी जो उसका जो कम्यूटेशन का हिस्सा था वो भी उसको जो है दे दी जाए। यही मैंने डिजाइन किया है, ये ऐसे ही जैसे मैंने पूछा आपसे, मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने ये कर दिया हुआ है, ये मेरा अपडेट है। ये चीजें मैं नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग होगी इसमें ये पेंशन मॉड्यूल को मैं रन करूंगा, आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि 2 इस पीएलजी में से चला दिया जाए और एमसीएल में से मैं चला दूं, तो जहाँ पे ये रन हो रहा हो पता चलिए 2 जगह पे ऐसे को बग एरर नहीं आए। जो चीजें हमने डिसाइड की है, जो हम चाह रहे थे कि 1970 से लेके अब तक के एम्प्लॉय जो भी रिटायर हुए हैं, तो इससे सारी बात है फैमिली पेंशन भी है, फैमिली में कोई भी नहीं है, सबकी शादियां हो गई, माँ बाप नहीं है, फिर किसी बेटी को डिवोर्स हो गई या उसका हस्बैंड डेथ हो गई, दोबारा पेंशन स्टार्ट हो जाती है। 1970 से लेके अब तक की पेंशनें कंटिन्यू चल रही हैं, उस पर काम हो रहा है। तो हमने जो फार्मूले वगैरह दिए हैं वो ऐसे दिए हैं कि कोई भी बंदा है वो
रिटायरमेंट से लेके कभी जब भी रिटायर हुआ पाकिस्तान जब से बना तब से लेके अब तक हमारा सिस्टम उसे फैसिलिटेट करेगा, उसकी कैलकुलेशन करेगा और उसकी पोर्शन वगैरह खुद जनरेट करेगा। अच्छा सर, दूसरा मेरा सवाल है, एक बंदा ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी में इन सर्विस डेथ हो गई, उसकी ओएसडी पोस्ट कर दी गई, उसकी किसी ने आके ज्वाइन नहीं किया फैमिली में से, उसकी पूरी सैलरी दी गई स्वाए मासवाए कन्वेंस अलाउंस बाकी उसको हमने डिडक्ट कर लिया, बाकी सैलरी देते रहे। जब वो रिटायर हुआ उसकी फैमिली पेंशन लगानी है या उसकी पूरी पेंशन लगेगी उस वक्त वन टाइम? बट सर इसमें जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी हुई है, उसने बकायदा जो है वो एक केस उनके पास गया था, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया जब ओएसडी पे रिटायरमेंट होगी तो वो फैमिली पेंशन होगी जो ग्रास का नेट 65% होगी और उस 65% का अगर आगे 75% जो है वो फैमिली पेंशन के तौर पे जो है वो दिया जाएगा, फुल पेंशन नहीं दी जाएगी। नहीं, पेंशन तो 75% ठीक है, लेकिन ग्रेजुएटी है वो फुल पे की जाएगी। ग्रेजुएटी जो है उसको जो है वो पूरी पे की जाएगी, उसका भी उन्होंने फार्मूला जो है वो बेट किया हुआ है। ठीक है, वो मैंने भी यही किया हुआ है। मेरा सिर्फ इसलिए था कि मुझे कंफ्यूजन, ये मैंने कर दिया, मेरे सवाल है मैं कर दिए हुए हैं, मेरे सॉफ्टवेयर में लाइव है कि जब जैसे इन सर्विस डेथ पे आएगा तो उसकी ग्रेजुएटी जो बनती है वो पूरी दी जाएगी, लेकिन उसकी जो है ना कंप्यूटर नहीं करी जाएगी, उसको दोबारा जो 35 काटा वो रिस्टोर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 75 उसका पोर्शन बन रहा है पेंशन का वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक वो चल रहा है। जिस पोर्शन में उसे आगे डिवाइड करना वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ सारी ओके हैं और ये मैं कर चुका हूँ और ये सिस्टम में पड़ी हुई। इसका मतलब आप समझे कि मेरा मॉड्यूल रेडी है, आगे मंथली पेंशन ही रहेगी कि मंथ की इतनी पेंशन है, एक पेंशन एक बंदा ले ले या 4 बंदों में डिवाइड कर दी जाए, पे रोल ना तो आगे कंटिन्यू कर देना उसे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मीटिंग हमारी होगी तो उसमें ये पेंशन मॉड्यूल है इसको मैं रन भी करूंगा, क्योंकि उस वक्त इसमें डाटा भी आ चुका होगा 1-2 एलजीज का। अगर एलजीज इसमें डाटा डाल के इसे चलाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि 2 वीक में, क्योंकि हर एलजीज का 200-400-500 मुलाजमे जो रिटायर है वो डाल के जनवरी से अपना पे रोल इससे निकाल सकती हैं। अगर उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग होगी तो वो भी हम दे देंगे, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट एफएमएस की एक्सपर्ट है उनके आगे वो छोटे छोटे मॉड्यूल है, वो इतना बड़ा मॉड्यूल नहीं है, 1 पेजर मॉड्यूल है, उसने टिक 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 किया, पेरोल स्टार्ट हो गया, अगर पेरोल स्टार्ट हो गया, पेरोल चलना शुरू हो गया। ये पेरोल के ऊपर बात होगी, पेरोल तो हम भी देख लें, हमारे पेरोल में अभी तक कोई 50 लोग यूज कर रहे हैं 229 से, बाकी लोगों ने अभी पेरोल स्टार्ट नहीं किया। किसी को पेरोल के ऊपर कोई क्वेश्चन है, पेरोल नहीं समझ आ रहा, पेरोल के ऊपर कोई हर्डल्स है, कोई ट्रेनिंग इशू है, क्योंकि इसके ऊपर हमने ट्रांसफर भी कर दिया है, इसे हमने पेरोल को स्टॉप भी किया है, टर्मिनेट भी किया है, बंदे को रिटायर भी किया है। एक एलजी से दूसरी एलजी में बंदा ट्रांसफर हो जाता है, आप एक एलजी से दूसरी एलजी में जब बंदा ट्रांसफर करेंगे उसको जो आपने जितने भी उसके ऑब्जेक्ट कोड लगाए हुए थे वो उसकी दूसरी एलजी में शो होना शुरू हो जाएंगे सैलरी के अंदर कि ये इसके अलाउंस है, ये इसकी सैलरी बेसिक है, ये इसकी डिडक्शन है। जैसे जैसे वो एक एलजी एक माह में 4 जगह पे ट्रांसफर होगा तो 4 जगह पे उसकी सैलरी बनेगी। ये मेरे मॉड्यूल में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर का ऑप्शन है एनओसी जो लास्ट पे स्लिप है वो एलएफए जारी करता है। अभी के लिए तो मैंने एमओएफ में वो शो करवाया हुआ है ट्रांसफर का, वो सिर्फ एलएफए के पास रह जाएगा। जैसे कि बंदा एक एलजी से दूसरी एलजी में ट्रांसफर होता है, यहाँ से एलएफए वाला उसे ट्रांसफर करेगा, ये अब इस एलजी से इस एलजी में चला गया, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पूरी की पूरी उस एलजी में शो होना शुरू हो जाएगी, ना कि दोबारा डाटा एंट्री हो। उस एलजी में 10 दिन के बाद दोबारा फिर ट्रांसफर हो जाता है कि उस एलजी वाला एलएफए वाला उसे दोबारा ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट भी हो जाए तो एक बंदे की 4 जगह पे सैलरी बनेगी मुख्तलिफ डेज की, एक बार 5 दिन लगाए 10 दिन लगाए, लेकिन ये मुमकिन है कि उसका जो हाउस रेंट था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बिग अलाउंस बिग सिटी और स्मॉल सिटी पे होता है। बाकी कोई भी चीज़ उसकी चेंज नहीं होगी, वो स्टैंड करेंगी जो स्टार्ट पे डली हुई हैं। मास वाइज जो इंक्रीमेंट आपके 2 आते हैं, एक बेसिक पे आता है जो पे स्केल वाइज, वो हमने लगा दिया तो ऑटो है, वो आपको भी ऑप्शन दे दी, आप खुद भी लगा सकते हैं। पे रोल के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं पे रोल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, मेरा सर क्वेश्चन जो है ना इसमें ये है कि क्योंकि जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि जो एलजीएस वाले हैं वो मतलब ड्यूरिंग द मंथ मतलब मुतअद्दिद बार भी ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उसमें एलसीसी को ऑप्शन है वो तो काइंडली जो है ना वो हमें पेरोल में दे दें एलएफए साइड में। जी दे दिया आप चेक करें, आपके पास आ रहा है, आपने चेक नहीं किया, पेरोल बुक नहीं किया बोर्ड उसके लग गए उसका अंदर नाल
कॉर्नर तो बोर्ड है ये कब सर अपडेट? तो लग रही है कि इशू है ना। जी काइंडली अपने माइक म्यूट रखें, जो बात कर रहा है सिर्फ वही अनम्यूट करे। काइंडली जिसने बात करी सिर्फ वही अनम्यूट करे, सब लोग अनम्यूट ना करे, वो फिर आवाज की समझ नहीं आती। जी हम ये दे चुके हुए हैं। अभी आप देखिए MOF और LFA दोनों के यूजर में ये चीजें आ रही हैं, ट्रांसफर की भी आ रही हैं, टर्मिनेट की भी आ रही हैं, क्लोज की भी आ रही हैं। एक बंदे को निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, उसे क्लोज कर रहा है, क्लोज कर दे, वो डेली बेसिस पर उसे क्लोज कर दिया, 3 माह पूरे हो गए, क्लोज करना, क्लोज कर दे, उसमें सारी ऑप्शन मौजूद हैं। रिटायर हो गया, उसे रिटायर कर दे, यहाँ से रिटायर हो जाएगा, दोबारा उसका पेरोल नहीं चलेगा। अगर ट्रांसफर करेंगे तो एक LG से दूसरी LG में उसकी वो सारे अलाउंस शिफ्ट हो जाएंगे, वो आगे करेगा उधर, वो आगे शिफ्ट होते जाएंगे, उतनी जगह पे उसके अलाउंस वगैरह नजर आएंगे कि इस LGs में इसने दिन की सैलरी ली। जब भी देखेंगे आपको नजर आएगी इस LGs में इसने इतने दिन की सैलरी ली है, CO MOF या जो भी ट्रांसफरेबल पर्सन होगा, सबके लिए मतलब वही चीज है। किसी का कोई भी क्वेश्चन किसी भी 5 मॉड्यूल में से कर सकता है, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। 5 मॉड्यूल के ऊपर किसी का कोई भी क्वेश्चन। ये गुलाम मुर्तजा, आपने आपका हैंडशेक किया हुआ, काइंडली आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा सर, जो हम पेरोल बनाते हैं ना, तो उसमें जो डिडक्शन हम करते हैं इनकम टैक्स या ग्रुप इंश्योरेंस, जो मॉड्यूल में आ रहा है वो और तरह है, जो खुद काट रहा है। जी वो स्टैंडर्ड है, वो पंजाब के स्टैंडर्ड हैं, वो आप खुद से डाल सकते हैं। जो GST है, इनकम टैक्स है, स्लैब्स हैं, मैंने उसमें दिखाई थी हर चीज वही है जो है। जो आपके ये हो सकता है कि आपने उसे अडॉप्ट ना किया अभी तक, क्योंकि 1-2 जहां से था वो उसका आया था ग्रुप इंश्योरेंस का, 1 जून में आई थी, एक दोबारा फिर आ गई थी। जो लास्ट अपडेट आती है मैं सिस्टम में डाल देता हूँ। 3-4 LG से कॉल आई, सर ये तो हमने अपडेट नहीं कर रहे, मैं लॉस कर रहे, लोगों को पैसे नहीं दे रहे आप उनके। मैंने उन्हें लेटर शेयर किया, कहते हो ये लेटर तो हमने अडॉप्ट ही नहीं किया अभी तक, ये लेटर तो निकल चुका था। वो जैसे कोई डायरेक्शन आती है उसे फौरी अडॉप्ट करके हम सिस्टम में डाल देते हैं। वो हो सकता है मे बी आपकी वो अडॉप्शन हो, अभी आप पिछले की वर्जन पे चल रहे हो, आपके पास लेटर ही ना अभी रिसीव हुआ हो, अपडेट ना आई हो, तो ये सिस्टम हर चीज अपडेट कर रहा होता है, जो अपडेट आती है उसमें डाल दी जाती है। काइंडली वो चेक कर लीजिएगा। फिर आपके पैसों में फर्क हो तो हम हाजिर हैं, क्योंकि इसमें 50 LGs पेरोल को यूज कर रही है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप पैसे ज्यादा कह रहे हो उसकी हो गए, इनकम टैक्स की आप कह रहे हैं या GP फंड या ग्रुप इंश्योरेंस की कह रहे हैं? नहीं सर, इनकम टैक्स और जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस है ना, उसमें फर्क है। जी इनकम टैक्स तो स्टैंडर्ड स्लैब है, आप नेट से स्लैब निकाल लें, उसमें अपने सैलरी डालें, वही काटेगा जो हम काट रहे हैं। 1 रुपया 1 पैसे का भी फर्क नहीं होगा, कोई स्लैब वही डली हुई है। जो आप ग्रुप इंश्योरेंस वो लेटर नया आया, वो नया लेटर नेट से डाउनलोड कर लें, उसे देखिए कि वो क्या पे स्केल के ऊपर कितने काट रहे हैं, जो वो है वही हमारा होगा। अगर नहीं तो आपको शेयर कर दिया जाएगा, ग्रुप में सब लोगों के पास मौजूद होगा। और सर जो इनकम टैक्स कम कटवाते हैं तो उसको फिर वो कर दें, आप चेंज कर सकते हैं। वो इसलिए कि आपने किसी का टैक्स ज्यादा काट लिया या कम काटा, अब उसका पूरा करना चाह रहे हैं, या आपने ज्यादा काट लिया उसे कम काटना है, उसमें चेंज करने की ऑप्शन हमने दी हुई है। लेकिन स्टैंडर्ड एक दो ये खुद काट के आपको बताता है कि इतना बनता है, फिर आप कहते हो ओहो मैं तो ज्यादा काटता रहा, इसका अब मैं कम काटूंगा आहिस्ता आहिस्ता तो इसका पूरा हो जाएगा। या आप कम काटते रहे, आपके तो पूरा 6 माह मैंने कम काटा है, जिसकी तो इतने पैसे और बनते काटने वाले। एक दफा ये कैलकुलेट रन पे बता देगा उसे, या कम हो इंक्रीज डिक्रीज खुद से कर सकते हैं, सिस्टम में ये चीज दी हुई है, आप खुद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड दिखाएगा आपको, बार बार कह रहा हूँ। जी अब हम आते क्लोजिंग की तरफ। जी हेडक्वार्टर फैसलाबाद। सर आपका बहुत शुक्रिया। इरफान अमजद अली शाहीन साहब, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कर लें सर, फिर हम क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं। और अपना माइक बंद कर लें सर, ये अपनी एक्सेस नहीं, सॉरी टू से एक्सेस दीजिएगा ताकि ये माइक इनका बंद करें। जनाब इरफान अमजद अली शाहीन साहब LFA AP सियाल, आपका कोई क्वेश्चन है? इरफान अमजद अली शाहीन साहब, आपको आवाज आ रही है? सर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कर लें, वरना हम फिर क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं। इरफान अमजद अली शाहीन साहब LFA AP सियाल। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी बट साहब मेरा जो है ना क्वेश्चन ये कि मैंने लास्ट सेशन में भी ये पॉइंट रेज किया था
कि जो हमारे बैंक चार्जेस हैं वो AR7 में शो हो रहे हैं, हालांकि वो AR7 में नहीं शो होने चाहिए, वो तो हमारा एक्सपेंडिचर है वैसे ही जिसके अगेंस्ट हम कोई चेक इशू नहीं करते। तो शाहजेब साहब ने कहा था कि हम इसको चेक करेंगे, लेकिन स्टिल जो है वो AR7 में ही शो हो रहे हैं, उसको जरा काइंडली आप चेक कर लें। AR7 में AR38 के ऊपर उन्होंने कहा जो ऑन कैश आ रहे हैं उसे कैश शो करवाना है। AR7 में वो तो आएंगे, जारी बात खर्चा हुआ है, खर्चा तो हुआ, लेकिन जो AR7 है वो बेसिकली चेक रजिस्टर है जिसके अगेंस्ट हम चेक इशू करते हैं, लेकिन बैंक चेक चार्जेस रजिस्टर के ऊपर भी वो खर्चा आना है, उसको लास्ट में माह में रिकंसाइल करना है, पूरे माह में क्या खर्चा आया है। अगर ये शो नहीं होंगे तो आप इसे रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे। एक माह में अपना आपका कितना खर्चा आया, अगर आप खर्चे में ये 1400 की 2 कैशबुक में मिस कर देता हूं तो आपको 1400 का डिफरेंस आ जाएगा। ये आएंगे, लेकिन ये कि इसको कोड लगा दिया जाए, कोई बैंक कोड शो करवा दिया जाए कि बैंक चार्जेस है, क्योंकि वो ऑटो है, उसके साथ कोई चेक नंबर नहीं लगा होता। हाँ जी, ये AR38 के ऊपर क्वेश्चन था कि वहां पे अन कैश आ रहे हैं, वहां पे कैश शो करवाने हैं बस। इसके अलावा इसके ऊपर मेरा अभी तक कोई क्यूरी नहीं है, वो मैं चेक करवाता हूँ ये जो कह रहे हैं ऐसे है या नहीं, अगर है तो मैं सही करवा देता हूँ। चलो ठीक, थैंक यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। इस तरह के जो डिडक्शन की हम बुकिंग करते हैं ना, उसमें जब हम उनकी डिटेल निकालते हैं तो पेई का ना नाम वगैरह नहीं आता, तो काइंडली वो वाला उसमें ऐड कर दें। डिडक्शन की डिटेल में पेई का नाम नहीं आता? और हाँ जी सर, जैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन है कि किस किस का हमें काटा है उसका भी पता चलता है। और तो टैक्स लाइव निकाल रहा हूँ मैं, आपके निकालता हूँ, 1 मिनट। काइंडली मुझे एलजी बताइएगा कौन सी है, काइंडली एलजी डीसी जंग ना। कौन सी डिडक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे काइंडली बता दें, मैं उसे चुप करवाऊं। सर इनकम टैक्स के कर दें। इनकम टैक्स, नेशनल बैंक, इसी में या इनलैंड रेवेन्यू में है। जी वो बता रहा है कि सैलरी का चेक था स्टाफ का, डीसी का, ये CNSE है, ये एनटीए नंबर उसका आ गया, ये चेक का नंबर आ गया, चेक अमाउंट आ गई, ये बेसिक पे चेयरमैन ब्रांच का है। अगर मैं किसी बंदे की बात करूं, जो बंदे का काटा ऑलरेडी आ गया आपका, ये आ गया। वो कहता है कि अजीम इलेक्ट्रिकल स्टोर का था, इसके नाम पे चेक था, चेक की जो चेक का नंबर ये था, एनटीए नंबर और उसका ये था, चेक का नंबर ये है, अमाउंट ये है, डेट ये है, बिल ये था, ये पैसे। इसमें तो एक इच्ची बिच्ची मैंने डाल दी है, कौन सी चीज मिस, मुझे एक चीज बता दे। बंदा भी, चेक भी, अमाउंट भी, डेट भी, नरेशन भी, लेबल भी, जिस नाम से चेक बना, अमाउंट भी, आगे भी कॉलम सारे के सारे। मतलब कि आपके पास लेबल आ गया, चेक किस नाम का था, बुकिंग किस नाम से हुई, उसका CNSE एंट्री नंबर क्या था, जो उसको चेक दिया गया वो चेक क्या था, उसकी डेट क्या थी, अमाउंट क्या थी, नेट अमाउंट, ग्रास अमाउंट, सारी डिडक्शन शो हो गई। अब कोई चीज अभी भी कोई मिस है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चीज मिस नहीं है, अगर है तो मुझे बता दें, मेरी तरफ से ये कंप्लीट है 100%। सर जब प्रिंट लेते हैं ना इसका AR10 ठीक है, वो प्रिंट आपको, ठीक है, वो आगे की बात है कि प्रिंट के ऊपर कॉलम शो करवाना है। यहाँ पे आपको शो होगी कि किसका था डिटेल, उसमें आप कहेंगे इसमें 2 कॉलम और दिखा दे, 2 निकाल दे, वो तो होता रहेगा, रिपोर्ट है। डाटा जब आप चेक बनाने जा रहे हैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इसका आप चेक बनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर कोई डाउट है तो मुझे बता दे, रिपोर्ट का मुझे बता दें, एक आधे कॉलम निकालने या डालने, वो डाल जाएंगे। रिपोर्ट में नहीं है, इधर है। ठीक है, रिपोर्ट में बता दें कि आपने कौन सा कॉलम और डलवाना, वो डाल देंगे, वो कोई मसला नहीं है। ये चीज है कि जब आप चेक बनाने जा रहे हैं ना, आपको पता चले कि किसकी पेमेंट में पे करने जा रहा हूँ, उस वक्त ये चीजें हैं। अगर इसमें से कोई चीज रिपोर्ट में आनी है वो मुझे बता दें कि इसमें ये 2 कॉलम आप भी शो करवाने हो जाएंगे। ये किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ये हेडक्वार्टर फैसलाबाद,
जी, इरफान अहमद भट्टी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो पूरे पंजाब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से और LFA की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे अपने इस ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें हमने अपने 5 मॉड्यूल्स की बात की और स्पेशली आज बात की पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से। उसमें आप तमाम हजरात जो शामिल रहे, आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। और कहाँ तक हमारी ये सेशन फ्रूटफुल हो रहे हैं, कहाँ तक हम इनसे सबक सीख पा रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक कर रहे हैं, तो उस हवाले से हमारे सीनियर्स मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सरगोदा का, जहाँ से डिविजनल डायरेक्टर सरगोदा जनाब अब्दुल गफ्फार सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी माशाल्लाह प्रेजेंटेशन, बड़ी शानदार और बड़ी इंफॉर्मेटिव, और आप लोगों की मेहनत जो है वो इससे यहाँ है। मैं आपको बल्कि फैसलाबाद वालों को तो स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी हार्ड वर्किंग की और इम्प्रूव किया है। हम भी इंशाल्लाह ताला आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं और आपसे गाइडलाइंस इंशाल्लाह ताला हासिल करेंगे। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही आला थी, बहुत ही आला थी। मैं इस पे आप लोगों को इस पे भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। वेलकम सर, सर थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया सर। LFA फैसलाबाद सरगोदा के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब के लिए हम अवेलेबल हैं। असल में ये आवाज कट रही है कुछ आप लोगों की। सर आप का शुक्रिया अदा करते हैं। LFA फैसलाबाद डिवीजन आपके लिए और पूरे पंजाब के लिए अवेलेबल है। ट्रेनिंग का मसला हो या कोई दूसरा मसला डिस्कशन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसर्स जो मास्टर ट्रेनर्स हैं फैसलाबाद डिवीजन के, जिनको इस हवाले से ट्रेनिंग भी दी है और वो रेडी भी हैं, तो वॉलंटरली आपकी मदद करने के लिए फैसलाबाद डिवीजन के जो ऑफिसर्स हैं उनके नंबर भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। पूरे पंजाब में वो डिप्यूटेड होंगे और आपके मसाइल हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनाब गुलफराज अहमद मिनाज साहब, आप रेजिडेंट डिप्टी डायरेक्टर हैं चिन्योट, LFA चिन्योट। सर आपने इम्प्लीमेंट किया है सारे सिस्टम को और क्लोजली वॉच किया, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक हमारे ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स उसमें साबित हो रहे हैं फ्रूटफुल, और नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए इसको पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करने के लिए? ओवर टू यू सर गुलफराज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये अब हम फैसलाबाद डिवीज़न ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी अरसे से हम इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। इरफान अहमद भट्टी साहब का इसमें जो है वो बड़ा किरदार है। हमारे एक्स रीजनल डायरेक्टर जनाब मोहम्मद असद साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और हम जो है वो तकरीबन 6-7 माह से इसके ऊपर जो है बड़े हार्ड वर्किंग से जो है वो काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो देखें, जैसे इरफान अहमद भट्टी साहब ने हमें बताया कि फैसलाबाद डिवीजन जो है वो 9 डिवीजनों के अंदर जो है 9वें नंबर पे था। उस पे हमने काम करते हुए जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो पहले नंबर पे जो है वो मौजूद हैं। तो इसमें सब लोगों ने, फैसलाबाद डिवीजन के तमाम स्टाफ ने बशमूल लोकल फंड ऑडिट और LG स्टाफ ने जो है बड़ी मेहनत से काम किया और हम इस जगह पे पहुंचे। तो देखें, जहाँ तक इस जो LG FMIS का ताल्लुक है, तो इसके अंदर जो है वो जो है वो बेहतरी आ रही है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें इमूवेबल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मूवेबल, इसी तरह से बिलिंग, और अब हम जो है वो एक नए मॉड्यूल की तरफ आए हैं जो पेंशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला जो है वो जैसे जैसे हम काम करेंगे तो उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की जगह होंगी उनके ऊपर जो है बात भी होगी और काम भी होगा। और इंशाल्लाह जो है वो ये जो हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हम जो है इससे मैनुअल से जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स जो है वो डिजिटलाइजेशन, और ये इससे जो है वो बड़ा सहूलत जो है वो सारे लोगों को रहेगी। और हम इंशाल्लाह ताला जो है वो इस पे काम करते हुए जो है वो अपने आप को जो है वो बेहतर करेंगे। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही एक जो है वो फ़ायदेमंद है। इसमें जो है वो हमारे काम करने के लिहाज से भी जो है वो हमें फ़ायदा है और रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिहाज से भी हमें जो है वो फ़ायदा है। जी मुख्तार साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। रुख करते हैं पाकपतन का, जहाँ से DOR पाकपतन फायजा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं।
मैडम आपकी जो स्कीम है इसमें इमूवेबल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से मैडम फायजा हाशमी साहिबा आपको आवाज आ रही है? मैडम फायजा हाशमी साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं? फिजिकली तो शायद मैडम मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख कर रहे हैं हम हमारे साथ इस वक्त जनाब LFA शोरकोट से गुलाम अब्बास साहब। सर आपको भी यकीनन इसको इम्प्लीमेंट करने में मसाइल आ रहे हैं और आप अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन मसाइल को हल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें, कहाँ तक बेहतरी की मजीद गुंजाइश है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच सर। तो जिस तरह अभी हमारे इंतहाई काबिल एहतराम डिविजनल डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट सरगोदा और हमारे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं गुलफराज अहमद मनास वो पे इस पे रोशनी डाल रहे थे, तो जहाँ तक हमारा ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह डिविजनल डायरेक्टोरेट की क़ियादत में हम बहुत ही अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक जो इशू के ताल्लुक है तो वो लामहला जब हम काम कर रहे होते हैं तो इश्यूज आने हैं, लेकिन इश्यूज जो है वो हम ने रिड्रेस भी करने हैं। तो उसके लिए जो फोरम आपने हमें प्रोवाइड किया है तो वो भी अल्टीमेटली हमें जल्द अज जल्द इसके मसाइल जो है वो उसके सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं और हम बतदरीज जो है बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारी जो लोकल गवर्नमेंट में इशू आ रहा था ये एक ADP के हवाले से कि जो ADP जो है जो इस वक्त मुख्तलिफ पंजाब की जो लोकल गवर्नमेंट्स में चल रही है तो उसके हवाले से जो स्कीम्स की अपलोडिंग है ADP के हवाले से तो वो हमारी जो स्कीम है उसमें वो शो नहीं हो रहा था। तो वो बड़ी साहब ने वो नोट कर लिया तो वो इसको कर रहे हैं इंशाल्लाह और वो एड्रेस हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह जो ADP है वो भी हम इंशाल्लाह जो डिजिटाइज सिस्टम है वहीं से ही हम इसको जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। तो बाकी इसमें जो एक नया इनिशिएटिव लिया है इरफान अहमद बड़ी साहब ने जो पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स में बहुत ज्यादा पेंशनर्स हैं तो उनके रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन करना और फिर जो है वो उनकी कैलकुलेशंस को यानी ना वो डिजिटलाइज करना। तो ये हम हार्ड वर्क से हट के हम अब क्या करें स्मार्ट वर्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो लोड ऑफ वर्क है वो बिल्कुल यानी मिनिमाइज होता जा रहा है। तो जब हम अपना वर्क ऑफिस आवर्स में कंप्लीट करके जाते हैं तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो मैं अपने तमाम जो दूसरे कुलीग्स हैं जो कि अभी इस पे काम कर रहे हैं या अभी वो बहुत पीछे हैं तो उनको ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे काम करें तो अपना जो लोड ऑफ वर्क है उसको मिनिमाइज करें तो आप बहुत ज्यादा जो है इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपका। रुख करते हैं बावलपुर का जहां से DO फाइनेंस बावलपुर अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप इस सारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? DO फाइनेंस बहावलपुर अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने ट्रेनिंग सारी अटेंड की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर बेहतरीन है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इसमें सर जो R ब्रांच है और जो I ब्रांच है उनको भी अपडेट का ये इसमें लेना चाहिए। तो मैक्सिमम हमारा बहुत अच्छा जा रहा है सर। अब अजान शुरू हो गई है सर तो उसकी आवाज आ रही होगी आपको। तो बड़ा बेहतरीन है सर, माशाल्लाह से मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया सर आपका। DOR पाकपतन मैडम फायजा हाशमी साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। लास्ट हमारे स्पीकर हैं आज जनाब अदनान काशिफ साहब MCF से। अदनान काशिफ साहब ने और उनकी टीम ने MCF को जिस तरह अपडेट किया है वो अपने आप में एक सीखने वाली चीज़ है और अपने अंदरून एक कहानी लिए हुए है। तो उन्हीं से इस सफ़र के बारे में जानते हैं जनाब अदनान काशिफ साहब MCF से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया। तो MCF जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट है, इस दिन तक अप टू डेट है और इसमें अब कोई हमारा कमाल नहीं है, ये सिस्टम का कमाल है कि हमने जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली। अब हमारा रूटीन मैटर है, जो काम आता है वो तकरीबन 1 घंटा लग जाए
या आधा घंटा लग जाए तो उससे हमारे रोजाना की अपडेशन हो जाती है। तो उससे बढ़कर जो PMDFC ने एक नई जो इनिशिएटिव लिया है, नया इनिशिएटिव लिया है कि हमारे असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर जो मुकर्रर किए हैं डिवीजन लेवल पे और एक प्रोवेंशनल लेवल पे, तो उससे ये है कि जो इंटरेक्शन है वो मजीद बेहतरी की तरफ गामजन है। और उसका ये फायदा होगा कि कम से कम उनको ये है कि पूरे पंजाब को एट ए टाइम डील करना मुश्किल होता था, अब ये कि हर बंदे को पता है कि वो डिवीजन लेवल पे ही उसका मसला हल हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो होता है ये क्वालिटी ऑफ वर्क में तब्दील हो जाता है। जो ही आप मॉड्यूल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वर्किंग मजीद बेहतर हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये इनिशिएटिव जो है ये मजीद हमारे जो PMDFC का प्रोग्राम है LGFMIS इसको मजीद बेहतर करेगा। और दूसरी ये बात, मुझे एक बात बड़ी जबरदस्त लगी है गुलाम अब्बास साहब की, जो उन्होंने कहा कि ये फीडबैक, तो फीडबैक से हमें दो चीजों को बेनिफिट होता है। एक तो ये होता है कि हमें ये पता चल रहा है कि फील्ड में वर्क हो रहा है, जब वर्क होगा तो उसकी वो फीडबैक आएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, जब ये प्रॉब्लम उस आती है तो उससे ये है कि सिस्टम मजीद ग्रूम होता है, मजीद बेहतर होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो फीडबैक का है। और आज का जो लेक्चर है वो बड़ा जबरदस्त पटी साहब ने दिया है, और पटी साहब हमेशा से अच्छा गाइड करते हैं और उनसे बात करें बड़े धीमे लहजे से वो अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं। और ये उनके समझाने ही से जो डिवीजन नंबर 9 पे था वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है। तो ये टॉप वाली जो पोजीशन है ये इसमें हमारे डिवीजनल डायरेक्टर साहब का जो मौजूदा है, जो साबका है, और डिविजनल डायरेक्टोरेट्स पे जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, ये सब उनकी काविश है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने प्यार से, तहम्मुल से और नरम मिजाज से उन्होंने हमें गाइड किया, जिसकी वजह से हमें और आगे बढ़ने का मौका मिला और हम आज इस पोजीशन पे हैं। मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी हुई है कि हमारी 25 स्कीमें हैं और 25 की 25 अप टू डेट है, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि 25 स्कीमें हों और वो भी अप टू डेट हों। मैं देख रहा था कि मुल्तान की 19 है, माशाल्लाह मुल्तान भी तकरीबन हमारे एट पार ही है, तो उनकी 19 है, हमारी 25 है। तो इस वजह से ये हमारा उनसे मजीद बेहतरी की तरफ है कि हम जो है वो 19 की बजाय 25 जो है वो अप टू डेट है। तो इस वजह से मैं अपने डिवीजन को, पूरे डिवीजन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जो है वो हम नंबर 1 पे हैं। तो इससे ये है कि एक मुकाबले की फिजा पैदा होगी, वो दूसरे डिवीजन कहेगा मैं नंबर 1 पे हूँ, मैं नंबर 1 पे हूँ, और ये मुकाबले की फिजा पैदा होने से मजीद इस सिस्टम में बेहतरी आएगी। और दूसरी ये कि जो आपने एक बात बड़ी जबरदस्त की कि इसके पीछे राज क्या है, तो ये जो रोजाना की बुनियाद पे इंटरेक्शन होता था तो इस वजह से हम पे एक प्रेशर भी होता था, और ये हमने भाई सुबह उनको क्या बताना हमारी प्रोग्रेस कहाँ है। हमने 0 से स्टार्ट किया है और बिल्कुल 100 पे आ गए। और मेंटेनेबिलिटी जो होती है कि इसको कायम रखना, वो उससे भी मुश्किल काम होता है कि आपने नंबर 1 पे रहना है, क्योंकि अब कंपटीशन उसका अपने साथ ही हो जाता है कि उसने अपने आप को नंबर 1 रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी दिनों से हम नंबर 1 चल रहे हैं, और इससे दूसरे डिवीजन पे जो है वो भी असर पड़ेगा, मुल्तान वाले भी हमारे साथ compete करने की कोशिश करेंगे। जो आज सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई है, जिसपे गुलफराज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, गुलाम अब्बास ने बड़ी अच्छी बात की है, पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वाकई बड़े इदारे के लिए बड़ा काम है, और अगर इससे होने से वाकई का हमारे जो स्मार्ट वर्क है उसकी तरफ एक और कदम होगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज भट्टी साहब की लगी है, जो पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो फीडबैक ले रहे थे, जब भी आप फीडबैक लेंगे उसमें कामयाबी का उस सिस्टम का 100% चांस होता है। तो बड़ी जबरदस्त है, और मजीद है कि इस जो ये पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसकी नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें मजीद फीडबैक लें, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैं शुक्रिया के साथ आपके हैंड ओवर करता हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, अदनान काशिफ साहब और तमाम पार्टिसिपेंट्स का। बिलखुसूस आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया सरगोदा से जनाब अब्दुल गफार सिंधु साहब ने, LFA पूरे पंजाब से जिन हजरात ने ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया।
और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे LFA फैसलाबाद की जानिब से और PMDFC की जानिब से। और बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना बनता है जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब का और उनकी टीम का कि जिस तरह आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, स्मार्ट वर्क की जानिब हम जा रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है फीडबैक के बारे में कि सल्तनत जो है वो खबरगिरी से चलती है। तो ये खबरगिरी अपनी अपनी डिवीजन, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी अपनी स्कीम में अगर हम करते रहेंगे तो चीज़ें इंप्लीमेंट होती रहेंगी डेली बेसिस पर, ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे, जिस तरह के LFA फैसलाबाद ने किया। यही नुस्खा कीमिया है, यही आपके हवाले करते हैं। और हमारे जो असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं तमाम डिवीजन्स में जिनको डिप्यूट किया गया है आपकी मदद के लिए, आपकी चीज़ों को सहल अंदाज से हल करने के लिए, आपके मसाइल को हल करने के लिए वो आपसे इंटरेक्ट रखेंगे। उनके नंबर भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इरफान अहमद भट्टी साहब से गुजारिश करेंगे कि उनके नंबर्स भी शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि तमाम जो लोग हैं उससे सीख सकें। और यही ट्रेनिंग जो PMDFC की आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी। अगर कोई चीज़ आप स्किप कर रहे हैं तो PMDFC पे जाके यूट्यूब में आप इसको सर्च कर सकते हैं, दोबारा आप सीख सकते हैं। और इसी तरह LFA फैसलाबाद डिवीजन की जानिब से तमाम जो ऑफिसर्स हैं LFA फैसलाबाद जो आज स्टूड फर्स्ट, तो उसमें आप तमाम हजरात की कोशिशें और काविशें शामिल हैं। आपके लिए स्पेशल अप्रिसिएशन है जनाब डिविजनल डायरेक्टर साहब की जानिब से, अब्दुर्रऊफ साहब की जानिब से। और हमारे जो एक्स डिविजनल डायरेक्टर हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा शेयर बनता है कि जिस तरह उन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, जिस वजह से फैसलाबाद आज पहले नंबर पर खड़ा हुआ। इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन इरफान अहमद भट्टी साहब 10 जनवरी को होगा सर, 2023 जी सर, 10 जनवरी को होगा। तो तब तक के लिए आप तमाम हजरात से इजाज़त चाहेंगे कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने। इंशाल्लाह चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर चलते हैं। ओवर टू यू इरफान अहमद भट्टी साहब। जी, ऐसे है कि जो 10 जनवरी को होगा उसमें इंशाल्लाह हम पेंशन मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है उसकी हम ट्रेनिंग देंगे, शुरू से लेकर एंड तक कैसे ऑपरेट करेंगे उसका डेमो एक देंगे। तो तब तक उम्मीद है ये 1-2 LGs में चल भी रहा होगा। जो इसे चलाना चाहते हैं वो अपने पेंशन के स्टाफ को इसमें डालें। एक दो स्टाफ डल गया तो बाद में आपने जस्ट 1 क्लिक पे अपना पेरोल निकालना, चेक का नंबर, LFA का काम भी आसान हो जाएगा, LGs का काम आसान हो जाएगा। पुलिस टैक्स तैयार हो जाएगी, जस्ट आपने मंथ वाइज स्क्रॉल को जनरेट करना है। जब LFA के पास आ जाएगा, LFA ने जस्ट रीचेक करके उसका ऑडिट करना है कि ये अमाउंट पिछली वाली है। अब इंक्रीमेंट लग रहा है, अगर बंदे की पेंशन चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके अगर रिमार्क्स आ जाए कि उसको कंप्यूट की हुई चीज़ जो थी, क्योंकि कंप्यूटर जो लोग ग्रेजुएटी लेते हैं अपनी पेंशन को कंप्यूट करवाते हैं, उसके जो 12 ईयर थे या मुख्तलिफ स्टेज पे जो उसने रिटायरमेंट ली, जो उसका ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जो उसका 35 पोर्शन रिस्टोर हुआ है, वो स्टार्ट से लेके अब तक उसकी जो इंक्रीमेंट लगी है वो अब 100% पेंशन उसकी इतनी बनती है। वो सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, सिस्टम आपको व्यू भी दिखा रहा होगा, जो ऐसी चीज़ें होंगी। तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को जो हमारा पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है ऐसे ऑपरेट भी करेंगे, पूरे को देखेंगे भी। और LFA फैसलाबाद की तरफ से जो लिस्ट शेयर की हुई है उसमें तमाम लोगों के नंबर भी है, मैं दोबारा ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तमाम ग्रुप के अंदर LFA की तरफ से या MOF की तरफ से किसी को कोई हर्डल्स हो, कोई क्यूरीज हो, इन्हें भी कॉल कर सकते हैं। बाकी जो APO है 10 वो एक PD ऑफिस में और 9 हमने डिविजनल डायरेक्टर में भेजे हुए हैं, उनके नंबर भी आपको शेयर कर देते हैं। कोई मसले मसाइल जो आपको चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई नई चीज़ आप चाह रहे हैं, आप बजाय कि आप मेरे नंबर पे कॉल करें, मेरा नंबर बिजी जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मैं ज़्यादा मीटिंग में होता हूँ, इधर से अभी मीटिंग उधर थी, तो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग हो सकता है मेरा फ़ोन टर्न ना हो, मेरे पास यहाँ टीम मौजूद है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं मेरी टीम के। सबसे बेहतर है कि आपने डिवीजन में जो लोग बैठे हुए सबसे पहले उन्हें रब्ता करें। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मेरे हेडक्वार्टर में लोग बैठे हुए उनसे रब्ता करें। अगर आपको दोनों साइडों पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं हाजिर हूँ, मुझे आप कॉल करें, साथ आपके पास हाजिर हैं, पहले भी काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जिस तरह ये काम स्टार्ट हुआ है अगले 1-2 माह में पूरा पंजाब हमारा लाइव होगा और एक क्लिक पे आप एक चीज़ निकाल सकेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट है कि PD ऑफिस से आपके PD ऑफिस में एक मीटिंग करूं, जो अभी मैं बात कर रहा था कि तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स के पास अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक्स आए, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वेरीफाई करके, क्योंकि LGs ने PD को DD को भेजे, DD उसे आगे PD को भेजे थ्रू कंप्यूटर। तो ये सिस्टम मेरा इसमें सपोर्ट कर रहा है और चल रहा है। अब आपकी तरफ से है कि LGs जो DD करना चाह रहा है, मेरा है कि उसे एक लेटर इशू करवा दिया जाए PD ऑफिस से, ताकि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके जो अकाउंट मेंटेनेंस है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स हो,
और कंप्यूटर के थ्रू जो अभी बात हो रही तो पिछले माह में एंट्री कर देते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैश बुक लॉक नहीं होगी, आपने सारे रिजल्ट ले लिए, AR38 निकाल लिया, पकड़ के एक एंट्री की, सारे रिजल्ट चेंज हो गए, सीट में की चाहे एक्सपेंस में की, आपकी क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो गया, आपकी रिसीविंग और एक्सपेंस चेंज हो गए। जब आपकी कैश बुक लॉक हो जाएगी तो आपको इसमें सपोर्ट होगी कि हमारा बैंक डाटा जो हम दे चुके हैं इसमें 1 रुपया भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो चेक रिप्लेस हो, चाहे कोई भी चीज हो। बाकी आपकी हेल्प के लिए मैं नंबर अभी शेयर कर रहा हूँ, और दूसरा जो लॉगिन है वो भी मैं दोबारा अगेन शेयर कर रहा हूँ। किसी भाई के पास लॉगिन नहीं है दोबारा शेयर कर दें। पासवर्ड आप तमाम लोगों को पता है, वो बाद में अपना चेंज कर लीजिएगा, एक बार लॉगिन करें बाद में अपना पासवर्ड चेंज कर लें। और जो बंदों की लिस्ट है सपोर्ट के लिए वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह 10 जनवरी को मुलाकात होगी, उससे पहले कोई ट्रेनिंग्स का हुआ तो हम पहले भी कुछ इशू कर देंगे, वरना 10 जनवरी को दोबारा मीटिंग होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया सर।